आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग अर्जुनाज, हाउ आर यू? सॉरी मैं बक बक कर रहा था, माइक बंद था। टेक्नोलॉजी, यू नो। ठीक है, टेक्नोलॉजी, वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। आई एम शाउटिंग इन माय रूम बट माय वॉइस इज नॉट रीचिंग टू यू बिकॉज माइक्रोफोन वाज ऑफ। नाउ इट्स ऑन। कौन बोल रहा है सीट अपलोड कर दो? सृष्टि जी, कर चुका हूं मैं, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बैठा हूं। आज अपलोड हो चुकी है सीट, आपने देखा क्यों नहीं? हाँ, आज सीख लिया मैंने, क्लास के जस्ट पहले बात करके पूछा कि सीट कैसे अपलोड होती है, सीख लिया, अपलोड कर दिया। आप बोलो, आप जो पूछना है, इट्स अपलोडेड, आप कभी दिक्कत नहीं होगी। ओके, कुछ लोग करें थोड़ा बेसिक से। राहुल देखो, बेसिक जो आप समझते हो ना, टेक्स्ट बुक वाला बेसिक, मैं उससे ज्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूं। बस आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी जो मेमोरी है ना बेटा, मेमोरी, आप कोई भी जजमेंट जब लेते हो तो वो आपकी याददाश्त से होता है कि आपकी यादें क्या है। तो आपकी यादों में बेसिक का मतलब है, मान लिया ये वैल्यू एक्स है, ऐसे है, उसको भूल जाइए अब, ठीक है? वैसे भी वो एक्स है, क्यों याद रखना? आप बस इस चीज पे फोकस करो कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उसमें कोई भी बात इलॉजिकल पढ़ाई है तुमको? क्या कोई सवाल आपका अटक रहा है? नहीं, सब समझ में आ रहा है, तो फालतू का शक क्यों कर रहे हो यार? अच्छा, अभी स्टार्टिंग है आपकी, पहली क्लास से देखो, बीच से मत पढ़ो मुझसे, फर्स्ट क्लास से। हाँ जी, फर्स्ट क्लास से देखो और उसी भी मेहनत करो। अभी चुपचाप पढ़ो, बाकी क्लास के बाद में बात करेंगे। हाँ, तो एक चीज का बस आप सभी ध्यान रखना कि देखो, अब देखते देखते जुलाई के एंड में आ गए। हमने शुरू किया था 13 जुलाई को, समय ऐसे ही निकल जाता है। लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, 2 मिनट लूंगा बस। जब मुझसे कोई पूछता है टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो मैं कहता हूं बेटा, टाइम तो खुद ही वेल मैनेज्ड है, वो तो निकल ही जाता है, उसको क्या ही मैनेज करोगे। बात होती है कि सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करें, खुद को मैनेज कैसे करें, खुद कैसे उस टाइम के बहाव, टाइम तो बही रहा है, टाइम तो निकलेगा ही, तुम कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तारीख बदलेगी, दिन बदलेगा, समय बदलेगा। इट्स ऑल अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। और सेल्फ मैनेजमेंट का एक बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, छोटा सा प्रिंसिपल यह है कि फोकस ऑन टुडे, दैट्स इट। आज, बस आज पे फोकस करना है आपको। जिंदगी में कुछ भी करना है तो हाथ में आज है, और आज को आपको जीतना है। ये मैंने क्लास की शुरुआत में बोला था, बीच बीच में बात बताना जरूरी है। हम बहुत लंबे गोल्स के बारे में सोचते हैं कि प्रीलिम्स 2024 आएगा तब मेरा क्या होगा, और आज गंवाते जाते हैं। ये वो करेंसी है, जब आप गंवाते जाओगे तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है? इसलिए आज को जीतते जाओ, आज का जो प्लान है आज सीखते जाओ। और अगर आप कंसिस्टेंट रहे, विजेता कंसिस्टेंट आदमी होता है, जो कंसिस्टेंट रहता है, जो रेगुलर पढ़ाई करता है, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव करता रहता है, और एग्जाम आते आते उसकी तैयारी पूरी हो जाती है। ठीक है कि नहीं? यस। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो रोज जीतिए खुद तैयारी में, कोशिश करिए कि आज जीतते रहो। और कभी कभी वो जीत ऐसा नहीं होगा पढ़ने से होगी, किसी पर्टिकुलर डे आप अपने आप को छुट्टी दे दो, इट्स ओके। 15 दिन आपने पढ़ लिया, 15 दिन में आपने कोई छुट्टी नहीं मारी, मेहनत करी, 15 दिन के बाद आप खुद को रिवार्ड करो एक ऑफ से, कि आज कुछ नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो। बट वो छुट्टी आपको जीतनी पड़ेगी, अर्न करो अपने आप को, पॉइंट्स दो, इतने पॉइंट हो जाएंगे, इतने दिन हम अच्छे से पढ़ेंगे तो एक छुट्टी देंगे अपने आप को। छुट्टी दो, वेब सीरीज देखो, जो मर्जी आए करो, ठीक है? बट अर्न इट, डोंट वेस्ट इट, ठीक है? कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, ओके, अब चलो शुरुआत कर लेते हैं। चलो शुरुआत कर लेते हैं, और ये शुरुआत ऐसे होगी। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक वी सॉल्व, कहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? ओके, वी डिड क्वेश्चन हो गए थे 56 तक हो गए थे ना, अब तक 56 हो गए थे। हाँ ठीक है, 57वें सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57वें सवाल पे सबका ध्यान होना चाहिए, सभी ही फोकस करेंगे, सभी ही देखेंगे, कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, वो 90 है, 90 है, जिसमें से 1/3, इसका मतलब होता है 1/3 बेटा, परसेंटेज में पढ़ाऊंगा कि इस परसेंटेज का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 1/3 होता है। तो ध्यान रखना, 33/3% का मतलब 1/3 होता है। ये इतने बॉयज हैं, बाकी लड़कियां हैं। जो एवरेज स्कोर है साइंस में बॉयज का, वो 30% ज्यादा है लड़कियों की तुलना में। आपको बताना है कि अगर एवरेज स्कोर सारे स्टूडेंट का साइंस में 55 है, तो हमें बताना है कि लड़कों का जो स्कोर होगा साइंस में वो कितना होगा। अब हमें समझना क्या है कि टोटल स्टूडेंट 90 है, सब छोड़ दो, लड़कियां ज्यादा है लड़के ज्यादा है। मैं पहले बेसिक चाहता हूं कि जो चीज सीखी आपने, कम से कम उसका एप्लीकेशन ट्राई करते रहो। तो आप कहोगे 1/3 बॉयज हैं। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करूं तो आप कहोगे 1/3 अगर बॉयज हैं तो टोटल 3 में से 1 बॉय हो गया, 2 लड़कियां हो गई, 2 गर्ल्स हो गए। आपको ये बोला गया है कि एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन साइंस 55 है, तो ओवरऑल एवरेज हमारा 55 है, ये भी मुझे दिया हुआ है। ओवरऑल औसत मेरा 55 है, ये भी दिया हुआ है मुझे कि एवरेज स्कोर जो बॉयज हैं उनका 30% ज्यादा है गर्ल्स से। तो अगर मैं एवरेज बात करूं बॉयज का, वो एवरेज ऑफ गर्ल्स के स्कोर से ज्यादा है, ये भी दिया हुआ है। अब मेरे को एक बात बता दो, छोटी सी बात है,
एवरेज ऑफ बॉयज एवरेज ऑफ गर्ल्स से बड़ा है और ओवरऑल एवरेज अगर 55 है तो मैं इतना बोल सकता हूं कि जो बॉय का एवरेज होगा वो 55 से बड़ा होगा और जो गर्ल का एवरेज होगा वो 55 से छोटा होगा। इनके कॉम्बिनेशन से मुझे 55 मिलना है। मैं भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ये रिएक्शंस आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो। आपसे पूछा गया कि मुझे बॉयज का एवरेज स्कोर बता दो साइंस में कितना होगा। 55 से बड़ा होगा, कितना होगा नहीं पता, बट ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ओके, एवरेज कैन नॉट बी इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू और द लोएस्ट वैल्यू। वन ऑप्शन वी कैन एलिमिनेट, ऑल्दो वी कैन नॉट गेट द आंसर, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम, सॉल्व कर लेते हैं। अब आप ऐसे आ जाओ, आप कहोगे सीधा कैलकुलेशन करते हैं। देखो ये रेशियो मैंने कहा 1:2 है, जिसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटी रेशियो। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये अगर 10% ज्यादा है तो मैं इसको 10x बोलूं तो ये 13x बन जाएगा। ये 10x होगा तो 13x हो जाएगा। यस, ये क्वांटिटी रेशियो जिसको हम वेट रेशियो भी बोलते हैं, W1 रेशियो W2। अब जो ओवरऑल एवरेज है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, 55 यानी 55। तो मैं लिखूं ओवरऑल औसत जो 55 है वो किसके बराबर है, A1 W1 यानी 13x प्लस A2 W2 10 दूना 20x। ये फॉर्मूला याद होगा आपको, W1 प्लस W2 यानी 3। अब यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 33x/3। 33x/3 को मैं लिखूंगा 11x यानी 11x, और 11x की वैल्यू 55 हो गई। यहां से सॉल्व होकर आ गया कि मेरा x 5 के बराबर है। ओके, x 5 के बराबर है, और x अगर 5 के बराबर होगा तो मुझे क्या चाहिए, बॉयज का औसत चाहिए। तो बॉयज का औसत आप कहोगे 13x के बराबर है, और 13x की वैल्यू कितनी होगी, 65 के बराबर होगी। 13x का जो आंसर होगा वो हमारा 65 के बराबर होगा। राइट, सी ऑप्शन। कुछ लोगों ने बोला कि ये मैंने 13x और 10x कैसे माना। देखो जब बोलता है 30% ज्यादा है, अब देखो बेटा अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो आपको एवरेज की जरूरत पड़ेगी, रेशियो की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एवरेज पढ़ोगे तो इसमें रेशियो की जरूरत है, रेशियो पढ़ोगे उसमें एवरेज की जरूरत पड़ेगी, परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी। तो हर टॉपिक में ना एक अगले टॉपिक का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना ही होना है थोड़ा बहुत। तो जब ये कह रहा है 30% ज्यादा, 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 होता है। बेसिकली 30/100 यानी 3/10। तो कोई भी चीज अगर 30% ज्यादा होगी तो मैं कहूंगा वो 10 से 13 हो जाएगी। अगर आप इनिशियल वैल्यू को 10 मान लो और फाइनल वैल्यू 13 मान ले तो ये 30% ज्यादा है। आप चाहो तो इसको 100 और 130 लिख के देख लो, रेशियो लोगे 10-13 बनेगा। उसी को मैंने लिखा है 10x और 13x, क्योंकि ये अनुपात मुझे लिखना पड़ेगा। मैं 10 और 13 नहीं लिख सकता हूं, 10 और 13 थोड़े ना है, 10 और 13 के अनुपात में। तो 10x और 13x मैंने इसलिए इस तरह की वैल्यू यहां पर लिख दी। अच्छा, आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये सब करने की क्या जरूरत थी। आप जानते ही हो कि 13x से 13 का मल्टीपल होना है तो 65 ही आंसर होगा। कितने लोग हैं ऐसा बोल रहे हैं, ये चेतावनी मैंने कल दी थी। ये बात 99.99% केस में सही हो जाती है, क्योंकि x का मान यूजुअली इंटीजर आता है, बट ये कह देना बिना कुछ देखे कि ये होगा ही होगा, ये गलत बात है। ठीक है, कल वार्निंग दी थी। बट आप जब एक्सपीरियंस लोगे तो एक्सपीरियंस के साथ आपको ये दिखेगा कि वाकई में ऐसा 99.99% केसेस में हो रहा है। तो एग्जाम में आप स्लाइड बिट ऑफ रिस्क लेके 0.01% रिस्क लेके आप 13 का मल्टीपल लगा सकते हो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि एसएससी इतना खुरपेच नहीं करती है। बट ये पता होना जरूरी है कि हाँ हम 0.01% का ले रहे हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये पता ना होना बहुत घातक है। ठीक है, तो मैं 13 के मल्टीपल को मना नहीं कर रहा हूं, विद एक्सपीरियंस आप भी कुछ ऑप्शंस ऐसे लगाएंगे, बट ये जानते हुए कि यार मेरा रिस्क कम है, 0.01% का है, बट है। ठीक है, क्लियर आंसर हो गया सी यहां पर, जो कि हमने सॉल्व करके बताया। दो बार क्लास देखने पे थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, अच्छी बात है ना मिस्टर सैनी साहब। जहां तुम्हें एक बार में देख के पूरा समझ में आ जा रहा है किसी के यहाँ, तो वो आपको क्या पढ़ा रहा है, किताब पढ़ा रहा है, वहां कुछ लॉजिक नहीं सिखा रहा है ना। ऐसे सोचो ना, फॉर्मूला लिखवाया, वैल्यू डलवा दी, एक्स मान के सॉल्व करा दिया पूरा। हाँ, सीखने का कुछ है ही नहीं है। 2 बार में समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा जा रहे हो, आगे बढ़ो। मेरे साथ रहोगे थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, और जहां कष्ट होता है ना वहीं फूल खिलते हैं बेटा। ठीक है, आपको इस दुनिया में लाने के लिए आपके माता जी ने बहुत कष्ट उठाए, पता है आपको, तब तुम ह्यूमन बींग्स बने, वैसे नहीं बन गए हो। हाँ, सो देयर इज ऑलवेज ग्रेट पेन फॉर ग्रेट फ्लावरिंग, नथिंग हैपेंस विदाउट पेन। आया, ठीक है, तो दर्द थोड़ा उठा लो, सीख लो। उठाना सवाल देख लीजिए। द एवरेज वेट ऑफ ए सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए ग्रुप। अभी तो हमारे अर्जुन का निगाह पता है कहां पर है, पीडीएफ पे। ये हमारे अर्जुन लोग हैं और इनका निगाह सिर्फ एक जगह पर है, वो है पीडीएफ। अरे भैया तुम्हें पढ़ने पे ध्यान दो यार, ऐसा मत बोलो प्लीज। केवल पीडीएफ पे नजर है तुम्हारी, पीडीएफ से लक्ष्य थोड़ा ना मिलेगा। आईएएस की तो तैयारी करते हैं, उसमें कहावत है, बोला जाता है कि इफ यू वांट टू बिकम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डोंट बिकम पीडीएफ कलेक्टर। ठीक है, प्लीज यार सवाल पे ध्यान दो। आप अगर अर्जुन हो तो आपका फोकस सवाल होने चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़े। मुझे पीडीएफ से बहुत जलन होती है, मुझे हमेशा दिखता है कि मेरी सारी इंपॉर्टेंस ना पीडीएफ खा लेती है। पीडीएफ से बहुत जलन होती है टीचर्स को, बच्चा पीडीएफ में बहुत इंटरेस्ट होता है, टीचर्स में कम। ठीक है,
द एवरेज वेट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 62 किलो है। 8 स्टूडेंट्स जिनका औसत वजन 82 किलो है वो छोड़ देते हैं। 5 स्टूडेंट जिनका औसत वजन 78 किलो है वो ज्वाइन करते हैं। इससे जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का वो गिर जाता है 0.4 से। हमें बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इनिशियली इस ग्रुप में थे वो कितने थे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में जिनका औसत 62 किलो है। कितने हैं नहीं पता, आप चाहो तो एक्स मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 स्टूडेंट आए प्लस 8 स्टूडेंट आए और एवरेज वेट इट इज एन एवरेज वेट ऑफ 82 केजी लीव, सॉरी 8 छोड़ रहे हैं, इनको 8 छोड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ कहूंगा -8, मतलब 8 चले गए और इन 8 का औसत 82 था और 5 स्टूडेंट आ गए। 5 स्टूडेंट के आने से क्या हुआ कि जो एवरेज वेट है उनका आपस में 78 केजी एवरेज वेट है। तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल जो औसत है वो 0.4 केजी से गिर जाएगा। तो यहां पर औसत अगर मेरा 62 है तो आप कह रहे हो कि आपका जो फाइनल एवरेज बनेगा वो 0.4 गिरेगा। 0.4 गिरेगा तो ये आपका 61.6 हो जाएगा, ऐसा बोल रहा हूं। दैट्स द होल स्टोरी। अब मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, हो जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 2 तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीका भी एक है जो आप लगा सकते हो, करा दें ट्रेडिशनली भी सवाल को, चाहो तो करवा दें। तो उसमें आपको करना ये पड़ेगा बेटा, x में 62 इंटू एक्स लिखना पड़ेगा, 8 इंटू 82 लिखना पड़ेगा, माइनस में 5 इंटू 78 प्लस में लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई x माइनस 8 प्लस 5 बराबर ये सॉल्व कर लो। नहीं कराएंगे, कर लेना खुद ही, डेविएशन से करते हैं। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप डेविएशन देखोगे तो ये प्लस 0.4 का डेविएशन है। इसका डेविएशन बताओगे मेरा कितना है, 20.4 का डेविएशन ये है ज्यादा, ये वैल्यू 20.4 का डेविएशन है इसका, प्लस 20.4 का। और ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है आपकी जो यहाँ पर लिखी हुई है, 5 जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये कितना डेविएशन लेके बैठे हुए हैं। अगर आप इनकी बात करोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू जो है 78 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 16.4 है, इसमें जोड़ो ये मिल जाएगा 78। मेरा एक सवाल है आप सभी से कि आखिरकार यहां डेविएशन लगेगा कैसे, क्योंकि कुछ लोग छोड़ के गए हैं, कुछ लोग आए हैं। तो हाउ डू वी अप्लाई दिस पर्टिकुलर डेविएशन, हाउ डू वी अप्लाई दिस, बिकॉज यहां केस थोड़ा सा सिंपल नहीं है बिल्कुल ऐसे। ओके, बिल्कुल सिंपल केस नहीं है, कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। हाँ जी, सो क्या होगा बताओ इस केस में आप। तो आप एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम थोड़ा सरप्लस और डेफिसिट देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा औसत शुरू में कितना था, 62 था, 62 मेरा औसत था। ये औसत 62 से मेरा कितना गिरा है, 0.4 गिरा है। तो जरा सरप्लस और डेफिसिट को समझते हैं। ये 82 लेके गया तो ग्रुप में क्या सरप्लस क्रिएट होगा, नहीं, ग्रुप से सरप्लस चला गया। तो आप कहोगे यहां पर ग्रुप में -8 इंटू 20.4 का एक डेफिसिट क्रिएट होगा, बिकॉज वो जो गया वो एक सरप्लस लेके चला गया। 20.4 का जो सरप्लस है जब जाएगा तो -8 इंटू 20.4 का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो 5 लोग आए हैं ये डेफिनेटली मेरा 5 इंटू 16.4 का एक सरप्लस क्रिएट करेंगे। अब समझना क्या है, ये जो वैल्यू है ये 0.4 से मेरा औसत बढ़ा रही है, पर मेरे पास कितने लोग हैं जरा बताओ। आप कहोगे मेरे पास x-3 लोग हैं, टोटल 8 गए और 5 आए, तो ये वैल्यू x-3 के बराबर होना चाहिए। ये वैल्यू 0.4 से अगर डिवाइड में करूं तो मुझे x-3 लोगों का औसत बेसिकली -0.4 से बढ़ा सकती हो। तो बेसिकली इसको -0.4 से डिवाइड करें तो मुझे x-3 लोग मिलने चाहिए, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके इसको कैलकुलेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। कर लो कैलकुलेट, जैसे करना है कर लो, जैसे आप चाहो तो सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 20 160 हो गया और 8 इंटू 10.4 3.2 हो गया। कैलकुलेशन देखना, 8 इंटू 20 160 हो गया, 8 इंटू 10.4 3.2 हो गया, तो मैं कहूंगा -163.2 प्लस ये वैल्यू 16 पंचे 80 हो गई और 80 2 82 हो गई। यहाँ 82 लिखिए, यहाँ माइनस में लिखिए 10.4। अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी -81.2 बटे 0.4 माइनस में। तो अगर हम काटेंगे इसको तो ये 20.3 के बराबर आ गया। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है कि नहीं। क्या ये 20.3 आएगा या 10.4 है तो 203 आएगा, ये वैल्यू 203 आएगी। अब x-3 हमारा 203 के बराबर हुआ, क्या ये बात सही है। 10.4 में फिर से समझाऊंगा, चिंता ना करें। क्या मेरा x-3 203 के बराबर है, पहले तो ये समझो, क्या ये बात सही है। तो क्या मेरी x की वैल्यू 206 आ रही है। अच्छा सवाल है, फिर से समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, चिंता ना करो। देखो मैं बेसिकली समझा क्या रहा हूं आपको कि 62 मेरा औसत था, इसमें से इनके जाने से मेरे ग्रुप में डेफिसिट क्रिएट होगा। सरप्लस वाला जाता है तो उतना ही डेफिसिट क्रिएट हो जाता है। 8 इंटू 20.4 का डेफिसिट क्रिएट हुआ, 5 लोग आए, 5 लोगों के आने से पर हेड 16.4 का सरप्लस क्रिएट हुआ, तो मैंने यहां सरप्लस लिखा। अब मैं देख रहा हूं ये जो नेट क्या होगा, ये नेट डेफिसिट होगा तभी औसत गिरेगा। ये जो नेट डेफिसिट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एवरेज वेट है स्टूडेंट्स का वो 0.4 से डिक्रीज हो गया। अगर एवरेज वेट 0.4 से डिक्रीज हो गया, ऐसा होने के बाद
तो मैं वही कह रहा हूं कि कितने लोगों का एवरेज 0.4 से डिक्रीज हो सकता है, तो जितने की डेफिसिट है उसको मैं 0.4 से डिवाइड कर दे रहा हूं। अगर मैं इसको 0.4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये वैल्यू मेरी है 163.2, ये वैल्यू है मेरी 82, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू मुझे मिल रही है -81.2। इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 3 12, 203 आ गया, और ये वैल्यू आपकी x-3 के बराबर है, क्योंकि जो लोग बचे हुए हैं वो x-3 लोग हो गए ना, 8 लोग गए, 5 लोग आए, नेट कितना हो गया, x-3 लोग हो गए। क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ, समझ में आया? तो टोटल डेफिसिट को मैंने जितने भी लोग हैं उनमें डिवाइड करके देखा ना कि कितने लोग बचे हैं, राइट? कितने लोगों की बात समझ में आई? नहीं समझ में आई कि x-3 203 के बराबर होगा? बोलो हाँ, क्लियर हो गया? ओके, फिर मैं कहूंगा कि गलत है। पहले क्यों बोलूं? ठीक है, पहले क्यों बोलूं? ये बेसिकली x-3 के बराबर नहीं होगा, ये x के ही बराबर होगा, और ये क्यों होगा मैं समझाता हूं, समझना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो 61.6 वैल्यू आपने लिखी है ना, ये आप डेविएशन को इसी के रेस्पेक्ट में कंप्यूट कर रहे हो, इन दोनों वैल्यूज का इसी के रेस्पेक्ट में हमें कंप्यूट कर रहा हूं डेविएशन को। तो मैं जब इन दोनों का इसके रेस्पेक्ट में डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं जो कि नेगेटिव आ रहा है, वो मैं इनमें नहीं बांट सकता हूं, वो मैं इसी को दूंगा। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। अगर मैंने नए एवरेज के रेस्पेक्ट में ही डेविएशन निकाला है, किनका निकाला है, इनका निकाला है और इनका निकाला है, इन दोनों का निकाला है, तो मैंने एवरेज के रेस्पेक्ट में देख लिया कि इन दोनों से मेरा नेट ग्रुप में डेफिसिट बन रहा है। अब वो डेफिसिट आप इन्हीं को नहीं दे सकते हो, क्योंकि आपने नया एवरेज यूज कर लिया इनके साथ, तो ये सेट हो गए। अब जो डेफिसिट है उसको हम हटाएंगे और जो एक्स है उनमें बांटेंगे। ठीक है, तो ये आपका अंडरस्टैंडिंग का टेक्स्ट था बस, कि ये वैल्यू एक्स के बराबर क्यों होगी, और एक्स हमारा 103 आ गया। एग्जाम में काफी टाइम लग जाएगा, तो छोड़ देना रिशु। जब आप क्लास में बैठ के सीख रहे हो तो आप एग्जाम हॉल में ना बैठा करें प्लीज, क्योंकि जिंदगी में आप ऐसे कोई काम नहीं कर पाओगे। मैं सिखा रहा हूं, तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, तुम्हें अभी हाथ पैर भी फूलने लगेंगे थोड़ी देर में तुम्हारे। ठीक है, पहले बेटा एटीट्यूड बनाते हैं तब रैंक आती है, ऐसे नहीं आती है। तुम आज ही एग्जाम हॉल में क्यों बैठ गए? अभी ना तुमने एवरेज की प्रैक्टिस करी, ना तुमने मुझे एवरेज खत्म करने दिया, तुम अभी एग्जाम हॉल में बैठ गए। अगर आज ही एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुम फेल ही होगे और कुछ नहीं होगा तुमसे। देयर इज अ टाइम गैप ना, ये टाइम गैप है और ये यहां एग्जाम है। अब तुम यहां हो आज और तुम्हारा दिमाग यहां बैठने की कोशिश कर रहा है, क्या होगा? कभी तुमने पापा से पूछा कि पापा मैं 10 साल का हूं, शादी होगी तो मेरा क्या होगा? नहीं पूछा ना, क्योंकि तुमको पता है शादी तो 25 26 28 में होगी। यहां क्यों पूछ रहे हो मुझसे? सवाल पूछो, डाउट पूछो, फर्जी बातें मत करो। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्लास में 1.5 महीने बाद मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा एग्जाम निकालने वाला है और कौन सा नहीं। टीचर महसूस कर लेते हैं एटीट्यूड से। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपका एटीट्यूड करेक्ट भी करूंगा, 1.5 महीने बाद मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा अब लोग जिनको बदल सकता था बदल दिया, बाकी लोग मेरे बस की बात नहीं है। मेरे अर्जुन आज मुझे मिल चुके हैं। ठीक है, मैं बस उन्हीं को पढ़ाऊंगा, कमेंट्स इग्नोर करने लगूंगा फिर। ठीक है, बुद्ध जी ने कहा है, महात्मा बुद्ध ने, कि बहुत ज्यादा भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो साथ आना ही नहीं चाहते हैं, आप अपना काम करो, फिर कोशिश करो गुरु के तौर पे, थोड़ा सा कोशिश करो। बट जो लोग कसम ही खा के बैठ गए कि हमको नहीं आना है तुम्हारे साथ, नहीं बनना है अर्जुना, उनको फिर एक टाइम के बाद छोड़ दो, कोई गलत बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए सर। कोई भी अगर ये बोल देगा मुझसे अब कि एग्जाम हॉल में क्या होगा सर, ठीक है, तो मैं तुरंत ही तथास्तु कर दूंगा कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा ही हो तुम्हारे साथ। ठीक है, इसलिए बच के रहना, श्राप दे दूंगा मैं तुरंत ही। हमें भी हथकंडे आते हैं। चलो अब सवाल समझाते हैं तुम्हें, फिर से सवाल समझाता हूं, इधर लिखता हूं। यहां एक्स लोग हैं, यहां औसत 62 दिया हुआ था, 8 लोग चले गए, औसत 82 दिया हुआ था, 5 लोग आ गए, औसत 78 दिया हुआ था। क्या ये कहानी थी? एक तरीके से समझ में नहीं आएगा, दूसरा तरीके से समझाते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से समझाऊंगा, परेशान ना हो। और जो कह रहा है कि इस कहानी के बाद जो ओवरऑल औसत हो जाएगा वो हमारा 61.6 हो जाएगा, दैट्स द होल स्टोरी। अब एक तरीका है बेटा, ट्रेडिशनल तरीका। ट्रेडिशनल तरीका ये था कि भाई मैं कहता 62 लोगों का टोटल 62 एक्स है, इसमें से 8 इंटू 82 कम हो गया, 5 इंटू 78 आ गया, डिवाइडेड बाई नए लोग हो गए x-8 + 5, और ये वैल्यू हमारी 61.6 के बराबर है। इसमें ना तो आपको दिमाग लगाना है ना कुछ, आपको x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगी 203। ये एक तरीका है जिसमें दिमाग लगाना, इसको कहते हैं किताबी तरीका। देन हम बात करते हैं कि जो हमने डेविएशन सोचा है तो क्यों ना उस डेविएशन का इस्तेमाल करें। आप पूरी बात समझना, ये सवाल एक अपॉर्चुनिटी है कि डेविएशन समझने में जो कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको यहां से सीख ले। मैं सिखाता हूं। मैंने कहा अगर मेरा औसत 61.6 है,
कुल मिला के इस सिनेरियो में कि 8 गया और 5 आ गया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वो नंबर्स हैं जो हमारे चेंज हुए हैं, 8 गए हैं और 5 आए हैं। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूं, ये जब 8 जाएगा तो क्या होगा? आप कहोगे ये जो 82 है, मैंने लिखा था यहां पर कि ये 20.4 का सरप्लस लेके बैठा हुआ था, यानी इसके पास पर हेड 20.4 ज्यादा था। मैं इसको 8 से गुणा करके लिख दूं, 8 इंटू 20 163.2। क्या मैं बोलूं कि इसके पास 8 लोगों के पास, ये गए हैं, अभी इसको छोड़ दो, औसत के हिसाब से इनके पास इस वैल्यू के रेस्पेक्ट में इतना सरप्लस है। क्या जब ये जाएंगे तो ग्रुप में इतनी गरीबी क्रिएट करके जाएंगे? यस, डेफिसिट क्रिएट कर देंगे उतना ही, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी सरप्लस था और जब ये चले गए तो ग्रुप में डेफिसिट हो गया। उसको दूसरा तरीका समझने का है कि ये -8 को माइनस के साथ ही यूज कर लेते हैं और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ये बता रहा है कि इनके जाने से ग्रुप में इतने का डेफिसिट क्रिएट हो गया एवरेज के रेस्पेक्ट में। कौन सा एवरेज है? ये एवरेज है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि 5 लोग जो आए हैं ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं? ठीक है, 16.4 का। तो मैं कह रहा हूं ये तो आए हैं, सरप्लस लेकर आए हैं, तो ये कितना सरप्लस लेकर आए हैं? 16 पंचे 80 और 2 82 का सरप्लस लेकर आए। अब कहानी क्या हो रही है? ये जा रहे हैं तो इतने का डेफिसिट क्रिएट हो रहा है एवरेज के रेस्पेक्ट में, ये आ रहे हैं तो इतने का सरप्लस क्रिएट हो रहा है। मैं कह रहा हूं नेट क्या हो रहा है ये बता दो। आप करो नेट की अगर बात करेंगे तो इन दोनों को नेट करेंगे और -81.2 मिला मुझे। इसका मतलब समझ रहे हो? एवरेज के रेस्पेक्ट में इन दोनों से मुझे इतने का डेफिसिट मिल रहा है। डेफिसिट का मतलब औसत के रेस्पेक्ट में इतना ये कम है टोटल। तो मैं कहूंगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये डेफिसिट मैं अपने हाथ में उठा लूं तो क्या बचेगा? आप कहोगे एवरेज के रेस्पेक्ट में मामला सेटल हो गया है। यानी अगर मैं ये 81.2 का डेफिसिट इससे उठा लूं, समझ लो इतना लोन है इसके ऊपर, इतना डेफिसिट है इस सिनेरियो में टोटल, मैं इसको हटा लूं, लाओ मुझे दे दो। अगर मैंने इसको अपने हाथ में ले लिया डेफिसिट को, तो ये जो सिनेरियो है ये बैलेंस हो गया इस 61.6 एवरेज के रेस्पेक्ट में। दिस द होल बैलेंसिंग हैपेंड। अब आप कहोगे इसको क्या करें? इसको देना पड़ेगा। तो आप कहोगे ये जो 81.2 का डेफिसिट है ये मुझे इन एक्स लोगों में बांटना पड़ेगा। क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि चूंकि औसत 61.6 हो जाता है। अब इसको समझने का दूसरा तरीका बताता हूं। आप कहोगे यहां पर तो क्वेश्चन ने बोला है कि इसका डेफिसिट -0.4 है, भाई 61.6 हो गया, ये 0.4 माइनस हो गया सीधा। तो आप कहोगे -4x की वैल्यू ही इसके बराबर कर दो। क्या ऐसा करेंगे? या दूसरा तरीका आप ऐसा सोच सकते हो कि यहां से मुझे डेफिसिट मिला है, मुझे यहां से सरप्लस चाहिए, सॉरी डेफिसिट सरप्लस सोच लो। तो आप कहोगे मुझे 4x से मुझे सरप्लस चाहिए, कितना? इतने का, 0.4x से। अगर ऐसा हो गया तो जितना यहां से मुझे नेट डेफिसिट मिला और यहां से उतना ही सरप्लस मिला, तो इसके रेस्पेक्ट में नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। तो 0.4x इसके बराबर हो गया। अब x की वैल्यू सॉल्व कर लो, आप 203 आ गए। समझने के तरीके बहुत है। इसको मैं दूसरे तरीके से ऐसे समझा रहा था कि मुझे कोई चीज 0.4 से गिरानी है, तो मैं कह रहा था 62 को 0.4 से अगर गिराना है और मेरे पास इतने का डेफिसिट है, तो 0.4 से गिराने के लिए कितने लोगों का 0.4 से वैल्यू गिर सकता है? आप कहोगे 203 लोगों का। तो यहां 203 लोग हैं। प्लस क्यों करेंगे? किसको प्लस किया मैंने निशा जी? अरे मैं क्या कर रहा हूं, आपको ये पढ़ाया मैंने कि नेट डेविएशन 0 होता है एवरेज के रेस्पेक्ट में। तो एवरेज के रेस्पेक्ट में अगर यहां इन वैल्यू से नेट मेरा 81.2 माइनस में आया, तो मुझे यहां से प्लस में चाहिए ना, मुझे यहां प्लस में चाहिए कि नहीं चाहिए उतना, ताकि नेट डेविएशन पूरा 0 हो जाए। तो 0.4 1 का है, 62 है, इसके रेस्पेक्ट में 0.4 है, तो 0.4 इंटू एक्स जो होगा वो 81.2 के बराबर हो जाएगा। यहां से एक्स की वैल्यू 203 आ गई। ये एक तरीका, वरना आप ट्रेडिशनली सॉल्व कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। काफी कंफ्यूजिंग हो गया, आप ट्रेडिशनली कर लीजिए आदित्य, ट्रेडिशनली कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, या तो मेरी बातों को अपने दिल पे चोट की तरह लो और घर जाके समझो उसको। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। समझ में ना आना प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ देना प्रॉब्लम है। घर जाके इसको सही से ट्राई करना, अच्छे से, सब तक समझ में लेना, हार मत मानना। ठीक है, एवरेज एज सीता और गीता की 30 साल है। अगर रीता रिप्लेस कर दे सीता को तो एवरेज एज क्या होगी? 28 साल हो जाएगी। और अगर रीता रिप्लेस कर दे गीता को तो एवरेज एज 32 साल हो जाएगी। आपको बताना है रेस्पेक्टिव एजेस सीता, गीता, रीता की है क्या। 62 से 0.4 कम हुआ तो 0.4 क्यों किया? प्लस 0.4। अरे भैया, मैडम जी, काव्या जी, कंफ्यूज मत करिए आपको। अभी मैंने जो किया वो दूसरा मेथड लगाया कि नेट डेविएशन 0 करेंगे। तो 62 61.6 से 0.4 ज्यादा है, इसलिए प्लस 0.4। दूसरा तरीका लगा रहे थे तो हम कह रहे थे 61.6 62 से 0.4 कम है, लेस हुआ, तब हम उसको एज्यूम्ड एवरेज वाला तरीका कर रहे थे कि 62 माइनस 81.2 बटे 0.4, दैट वाज डिफरेंट। वो एज्यूम्ड एवरेज वाला तरीका था। अब हम नेट डेविएशन 0 कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, दोनों को मिक्स नहीं करने का। ठीक है, पहला वाला भी सही था, ये भी सही है। भाई एक एज्यूम्ड एवरेज का तरीका होता है जिसमें डेफिसिट को बैलेंस कर देते हैं, दूसरा आपका नेट डेविएशन 0 का तरीका है, दोनों एक ही चीज है, बट द वे वी राइट इट इज डिफरेंट। इधर आओ,
सीता और गीता की एवरेज एज 30 दूना 60 है। देखो उन मास्टरों की जिंदगी कितनी आसान होती है जो फार्मूला पढ़ाते हैं सिर्फ। वो क्या करते इस सवाल में, ये करते। तुम मेरा दर्द भी समझ लेना, ऐसे लिखते मस्त मस्त जाते, एक्स की वैल्यू निकाल के चले जाते, तुम्हें कोई डाउट नहीं होता। बट मैं ये सिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसे ही सीखना है आपको। मुझसे पूछो जितना पूछना है। 58 किया बेटा, फिर 59 किया, 59 पे आ गया। सीता गीता का औसत 30 है तो 30 दूना 60 हुआ 60। रीता अगर सीता को रिप्लेस कर दे, यानी रीता आ जाए यहां पर, तो रीता प्लस गीता हो जाएगा, तो औसत एज 28 हो जाएगा, यानी 28 दूना 56। भाई 28 औसत है, दो लोग तो 56 होगा टोटल। और अगर रीता गीता को रिप्लेस कर दे, एंड इफ रीता रिप्लेसेस गीता, अच्छा अगर यहां रीता गीता को रिप्लेस करती तो ये बनता सीता प्लस रीता, औसत 32 होता, नहीं टोटल 64 हो जाता। अब हमें एजेस निकाल देने हैं, निकाल देते हैं। 3 इक्वेशन बन गई, तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ोगे तो 2 बार सीता आएंगी, 2 बार गीता आएंगी और 2 बार ही रीता आएंगी। और यहां जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 60 प्लस 56 प्लस 64। तो सीता प्लस गीता प्लस रीता की वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2 से डिवाइड करना है, जोड़ के डिवाइड करना है, जोड़ के कर लो तो ये हो गया इसका टोटल 120। 64 56 120 होता है, 180 हो गया, 180 बटे 2 90 हो गया, टोटल 90 आया। अब टोटल 90 तो किस किस ऑप्शन में है, क्या सब में नहीं है ना? यहाँ तो ज्यादा है, गलत हो गया, यहाँ भी ज्यादा है, गलत हो गया। 3 3 6 2 8 यहाँ है, और 3 3 6 2 8 ये दोनों में है एक्चुअली। तो देखना पड़ेगा कौन सा करेक्ट है, विल फिगर इट आउट। टोटल देख लो आप, यहाँ पर सीता और गीता का टोटल 60 चाहिए मुझे। सीता गीता का टोटल 60 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये सही। सीता और गीता का टोटल 60 यही है ना? आप यहाँ से भी चेक कर सकते थे, ऑप्शन देख सकते थे, बट एनीवे सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग वैल्यू। सीता प्लस गीता 60 है, ये अगर 60 है तो 30 होगा। गीता प्लस रीता 56 है, तो ये अगर 56 है टोटल 90 है, तो ये कितना हो गया आपका? 34 हो गया। और क्या 34 30 64 हो गया, तो ये 26 हो गया। तो 34 26 30 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, छोटा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 सवाल देखिए। एवरेज 13 नंबरों का 43 है, एवरेज पहले 3 नंबरों का 37 है, अगले 7 नंबरों का 47 है। 11वां नंबर 3 गुना है 12वें नंबर का, 12वां नंबर 1 ज्यादा है 13वें नंबर से। क्या औसत है 11वें और 13वें नंबर का? इस तरह के सवाल बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अभी डेविएशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेविएशन से तुरंत हो जाएगा। एक सवाल देखना, बाकी सारे सवाल को ट्राई करोगे हो जाएंगे इस पैटर्न पे जो बेस्ड होंगे। तो होता क्या है, 13 नंबर है मेरे पास, 13 नंबर्स का औसत 43 है। तो लॉजिक क्या हो गया, अगर मैं 13वां नंबर का डेविएशन 43 के रेस्पेक्ट में निकालूं तो नेट जीरो आएगा। अगर 13 नंबर का औसत 43 है तो 43 के रेस्पेक्ट में नेट डिविजन 0 आएगा। ठीक, अब देखो क्या करा है। पहले जो मेरे 3 नंबर्स हैं, ये क्वांटिटी लिख रहा हूं, पहले जो 3 नंबर्स हैं उनका औसत क्या है 37। अगले जो 7 नंबर हैं उनका जो औसत है वो है 47। 11वां नंबर जो है, अब इसके बाद 7 3 10 नंबर हो गए, अब 11वां बच गया, 12वां बच गया और 13वां बच गया। इसकी कहानी क्या लिखी हुई है कि जो 11th नंबर है वो 3 गुना है 12वें नंबर का। तो 12वां नंबर हम x मान लें, 11th नंबर क्या हो गया 3 गुना तो 3x हो गया। ओके, आगे क्या कह रहा है, 12वां नंबर 1 ज्यादा है 13वें नंबर से, तो क्या मैं 13वें नंबर को x -1 लिख सकता हूं? क्या ये सारे नंबर्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए? अब हम आते हैं डेविएशन कॉन्सेप्ट पे। और डेविएशन कॉन्सेप्ट कैसे लगता है, आप कहोगे 13वां नंबर ऐसे लिखे हुए हैं, इनका नेट डेविएशन निकालेंगे 43 के रेस्पेक्ट में। ये 43 से कितना कम है? 6 कम है, तो क्या हम इसको -6 लिखेंगे? यस, -6 और 3 लोग हैं तो नेट डेविएशन इसका कितना बना? -18 बना, डेफिसिट है। 47 पे आप जाओगे, 43 कंपेयर करेंगे, +4 मिलेगा, +4 मिला तो 7 × 4 प्लस में कितना हो गया? 28 हो गया। क्या इन दोनों को कंबाइन करके मुझे +10 डेविएशन दिख रहा है? यस। तो क्या इन तीनों का कंबाइंड मुझे -10 डेविएशन मिलना चाहिए? यस, तभी नेट डेविएशन 0 होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -10? कि 47 × 3 अगर इनका टोटल होता, तीन संख्याओं का टोटल अगर 47 × 3 होता तो नेट डेविएशन 0 होता। लेकिन मुझे टोटल -10 का डेविएशन क्रिएट करना है, तो ये वैल्यू -10 कम होगी। 47 दिया कितना होता है आपका? कितना होता है? 141। 141 में 10 कम गया, कितना हुआ? 131। इसका मतलब हो गया कि इन तीनों संख्याओं का जो टोटल बनने वाला है वो 131 बनने वाला है। 10 कम क्यों किया, समझ में आ रहा है? अगर 47 × 3 होता तीनों के पास मिला के, तो 47 के रेस्पेक्ट में डेविएशन 0 होता, लेकिन हमें -10 चाहिए। अच्छा ये 43, सॉरी सही बोल रहा हूं, ये मैंने 47 नहीं लिखना था, मेरे को 43 लिखना था। 129 -10 बनेगा 119 बनेगा, ये करेक्ट कर लेते हैं इसको। 119, बिल्कुल सही बोला आपने, ये 119 बनेगा, यहाँ पर ये वैल्यू 119 हो गया। ठीक है, अब ठीक है, ये 129 -10 बनेगा। जैसे आपने ये देखा, आप इसका टोटल निकालिए। 3x + x + x - 1, मैं लिख रहा हूं 3x + x + x - 1, इसकी वैल्यू 119 आ गई। 4 × 5x = 120, x की वैल्यू कितनी आ गई? 24। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया गया,
3x प्लस x माइनस 1, 5x माइनस 1 और 5x माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू 24 आई, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11वें और 13वें नंबर का औसत चाहिए मुझे। 11वां नंबर कितना है? 3x, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू 24 प्लस 13वां नंबर कितना है? x माइनस 1, 23, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, औसत आ जाएगा। 24 दिया कितना हुआ? 72, 72 95/2 हो गया ये, ठीक है। 72 23, 95/2 का वैल्यू कितना हो गया? 47.5। अच्छा, कोई बार बार पूछ रहा है मुझसे कि इसको x मान के इसको x प्लस 1 मान लेते, तो मान लो आपकी x की वैल्यू उस हिसाब से आएगी कि तब भी आंसर यही आएगा। एजम्पशन तो आपके ऊपर है ना, आप इसको x मानोगे, इसको x प्लस 1 मानोगे तो 3 टाइम्स x प्लस 1 बनेगा। वहां इक्वेशन बनाओगे x की वैल्यू फिर 24 नहीं आएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू? x की वैल्यू वहां पर सीधे 23 आ जाएगी। आप सॉल्व करके घर पे देख लेना, आंसर वही आ जाएगा, ये वैल्यू 23 आ जाएगी। ओके, अगर आप इसी को सीधे x मान लोगे तो x की वैल्यू 23 आएगी और ये 3 इंटू 23 प्लस 1 वही बनेगा, 72 ही बनेगा। 119 कैसे आया? देखिए, ये आपको शुरुआत की क्लास के लॉजिक में मैं समझा चुका हूं। कैसे समझाया मैंने कि यहां से अगर +10 का डिवीजन है, यहां मुझे टोटल -10 का डिवीजन चाहिए। एवरेज मेरा टोटल 43 है, तीन संख्याओं का टोटल अगर 43 इंटू 3 हो जाए यानी 129 हो जाए तो नेट डिवीजन आएगा ही नहीं। मुझे 10 कम करना है तो इसलिए इसका टोटल 119 होना चाहिए। ये आप शुरू की क्लास रिवाइज करो, उसमें चीज समझाई हुई है, नथिंग न्यू। एनी ट्रिक फॉर लेस टाइम, जो मैं बता रहा हूं बेटा वो ट्रिकी है तुम्हारी भाषा में, ठीक है। इसके अलावा बड़ा तरीका है, कहो तो बता दूं। ट्रेडिशनल मेथड से जल्दी हो सकता है, वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आप लिखो 3 इंटू 37, 7 इंटू 47 प्लस 3x प्लस x प्लस x माइनस 1 बराबर 13 इंटू 43। बट वो कैलकुलेशन छोटी नहीं होती है, क्योंकि आपको 2 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13 इंटू 43 करना पड़ेगा। 37 इंटू 3 आसान है, 47 इंटू 7 आसान है, बट एग्जाम में ये वैल्यूज कोई जरूरी नहीं 3 और 7 हो, ये वैल्यू आपकी 12 और 13 भी हो सकती है। तो डेविएशन हमेशा कैलकुलेशन को छोटा रखता है, ट्रेडिशनल मेथड में कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। दशमलव में वैल्यू हो गई 47.5, 47.5, दशमलव में वैल्यू हुई तो आपका प्रोडक्ट और मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप डेविएशन से चलेंगे तब भी आपका छोटा छोटा होगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? तो प्रैक्टिस करो ये डेविएशन मेथड, ये ज्यादा यूजफुल है। 61वां सवाल देखिए, 61। 3 2 डिजिट के नंबर्स हैं, उनका औसत 48 है और नंबर जो ऑब्टेन होते हैं डिजिट को रिवर्स करके वो 3 मोर है देन द अर्लियर एवरेज ऑफ द नंबर्स। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर? ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बेसिकली पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले आई हैव टू टेल यू ए कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मेरे पास एक नंबर है 2 डिजिट का, लेट्स से AB, ये AB क्या है? नंबर है। नंबर AB जो होता है ये A इंटू B नहीं है, ये गलती नहीं करना है आपको। अलजबरा में AB जो होता है वो A इंटू B होता है, ये अलजबरा है। जब हम नंबर्स में बोलते हैं AB, नंबर AB इज नॉट A इंटू B। नंबर AB का मतलब होता है 10A प्लस B। जैसे आप देखो एक नंबर है आपके पास 37, 37 का मतलब है अगर आप इसको ऐसे लिखो तो 10 इंटू 3 प्लस 7। तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि इसको समझो A इंटू B है। ये मेरे लिए जरूरी है क्योंकि जो सवाल आपको भी मैं कराने जा रहा हूं उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है मुझे, ठीक है। तो कह क्या रहा है आपसे इस सवाल में, आप ध्यान से देखिए कि मेरे पास 3 2 डिजिट के नंबर हैं। 3 2 डिजिट के नंबर कैसे मान सकता हूं मैं? AB CD EF। इनका उल्टा क्या होगा? BA DC FE। अब बहुत ध्यान से देखना, इसे आता हूं। अब देखो मेरे पास एक नंबर मान लेते हैं AB है और एक नंबर उसका उल्टा है BA है। ये बनेगा 10A प्लस B, ये बनेगा 10B प्लस A। अगर आप इन दोनों को जोड़ दो, एक नंबर और उसका उल्टा जोड़ दो, तो ये वैल्यू बन जाती है 11 टाइम्स A प्लस B। नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाएगा आपको ये कि दो नंबर्स को उल्टा करके अगर हम जोड़ देते हैं तो 11 का मल्टीपल होता है, 11 इंटू A प्लस B होता है, सम ऑफ डिजिट्स। तो अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं यहां पर बेसिकली कि आप करो एक बार इसका औसत लेंगे वो 48 आएगा, एक बार इसका औसत लेंगे तो वो 3 ज्यादा है यानी 51 आएगा। तो यहां एवरेज 51 है और यहां एवरेज क्या है? 48 है मेरा। मैं अगर इन दोनों का टोटल कर लूं, मान लिया, ध्यान से देखना, इसका टोटल क्या मिलेगा मुझे और इसका टोटल क्या मिलेगा? अगर मैं जोड़ दूं, इन 6 नंबर को मैं जोड़ दूं तो इन 6 नंबर का टोटल कुछ ऐसा मिलेगा, 11 इंटू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। यस, क्योंकि इन दोनों का टोटल क्या बनेगा? 11 इंटू A प्लस B, टोटल मिलेगा 11 इंटू C प्लस D, 11 इंटू E प्लस F। और ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 48 इंटू 3 प्लस 51 इंटू 3। ये समझ लो भाई, इसका टोटल 48 इंटू 3 है क्योंकि एवरेज 48 है, इसका टोटल 3 ज्यादा है,
अगर 3 ज्यादा है एवरेज तो 51 है, 51 इंटू 3 हो गया। मैंने कहा कि जब जोड़ेंगे इन सारे नंबर्स को तो ये दोनों का टोटल 11 इंटू ए प्लस बी होगा, इसका 11 इंटू सी प्लस डी होगा, इसका 11 इंटू ई प्लस एफ होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो गई। अब यहां से हमें निकालना क्या है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, अगर जितने भी नंबर्स हैं उनकी सारी डिजिट्स का मुझे सम निकाल लेना है। तो कैसे निकलेगा डिजिट सम? यही है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये सारी डिजिट्स का सम है। तो यहां जाएंगे 48 3 144 होता है, 51 इंटू 3 153 होता है, बटे 11 होगा। इसको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ गई 297 डिवाइडेड बाई 11, 11 दूना 22, 11 सते 77, 27 आंसर पे। अरे 9 का मल्टीपल घटाने पे होता है बालक। एक आप लोग पता है, आप अपनी मेमोरी को थोड़ा साइड में रख के आया करो। जब सामने सामने बेटा मैं लिख के आपको दिखा देता हूं ना, ऐसे कि इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने पे ये देखो 11A और 11B बन गया, तो सवाल पता है कहां से आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में सब्ट्रैक्शन है इसका, घटाने पे 9 का मल्टीपल आया था। अब वो कैसे काम चलेगा बताओ? पार्क में गए कभी तुम? कभी तुम उसी पार्क में उससे मिले थे, वो पिंक ड्रेस में आई थी। अब तुम अगले साल जाओ उस पार्क में और पिंक ड्रेस में कोई खड़ा हो और तुम पहुंच जाओ, तुम ही तो पिटाई होगी तुम्हारी कि नहीं? यस। तो देखा करो मैं लिख क्या रहा हूं। ऑनलाइन में प्रॉब्लम क्या, लोगों का फोकस बटा रहता है। तो ए बी बी ए दिखा, बस दिमाग वहीं चला गया, पिंक ड्रेस दिखा वहीं पहुंच गए। इधर आओ, यहां प्लस किया मैंने, ठीक है, तो 11 दिखा रहा हूं और पूरा करके दिखाया मैंने, तो कैसे डाउट क्रिएट हो जाता है? हैं? डायरेक्ट लिखते तो पूछते तो समझ में भी आता, लिख के दिखाया तुम्हारे सामने, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया पहले ही, तब भी परेशान हो जाते हो। फोकस बेटा फोकस। 27 आंसर हो गया इसका। अब इसको आप स्टैंडर्ड केस की तरह ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा सवाल है ये। स्टैंडर्ड केस की तरह आप इसको ध्यान रख सकते हो कि अगर मुझे सम ऑफ डिजिट्स निकालना है और हमने नंबर्स को रेसिप्रोकल करके सब जोड़ डाला है, यहां 3 नंबर्स थे, यहां भी 3 नंबर्स थे, आप इसको मान लो कि n नंबर्स हैं, तो समझना कैसे होगा बहुत ध्यान से। आपका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो बेसिकली बनेगा ऐसे कि जो आपका सम ऑफ डिजिट्स बनेगा, मैं लिख देता हूं। अगर आपसे ऐसे ही सवाल में सम ऑफ डिजिट्स पूछ लिया जाए, मान लिया मैं कहूं n नंबर्स हैं, तो आपका NA1 बनेगा और NA2 बनेगा। A2 बाद का एवरेज है और ये वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। जैसे इस सवाल में क्या था, 3 नंबर थे, तीनों को आपने उल्टा किया, एक बार 48 हुआ, एक बार 51 हुआ, दूसरा औसत डिवाइड बाई 11। 48 और 51 का अगर आप टोटल करेंगे 99 बनेगा, 11 9 99, 9 3 27 आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको एक जनरल केस का आंसर बता दिया है, जनरल केस। तो फॉर्मूला प्रेमी लोग इसको रट सकते हैं, बस कहीं गलत जगह मत लगा देना इसको। फॉर्मूला जब ध्यान रखो तो जिम्मेदारी भी होती है। सवाल क्या है, 2 डिजिट के नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स के नंबर हैं, 2 डिजिट के क्या हैं, n नंबर्स हैं, ठीक है। और पहले हम क्या कर रहे हैं, उनका औसत देख रहे हैं, A1 है, फिर हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, रिवर्स कर देंगे सारे नंबर को, तो औसत हमारा A2 हो गया, और फिर हम पूछ लें कि बताओ सम ऑफ डिजिट्स क्या है उन नंबर्स की। देन योर आंसर इज n टाइम्स A1 प्लस A2 अपॉन 11। क्लियर है? ये 3 डिजिट का सवाल नहीं है, 2 डिजिट का सवाल है। फॉर्मूला हमेशा स्पेसिफिक केस में लगता है, तो बस 2 डिजिट का फॉर्मूला है, कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। ट्रिक में यही प्रॉब्लम है बेटा, फॉर्मूले में यही दिक्कत है कि फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए होता है। तो ये केस क्या है, 2 डिजिट का, उसके लिए डिराइव किया तो 2 डिजिट पे ही काम करेगा ना, 3 पे कैसे करेगा? अब 3 में अगर आपका इंटरेस्ट है तो थोड़ा नंबर सिस्टम और पढ़ो, तो उसके बाद 3 वाला भी कर सकते हो, देख लेंगे कि कुछ बैलेंस उसमें बन रहा है, स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं बना, इसमें बन रहा है। 3 रटना भी नहीं है आपको, 2 रट सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। 62वां सवाल देखिए, एवरेज 48 नंबर्स का 37 है, अगर 2 नंबर 66 और 31 हो, इनको रिमूव कर दें, हटा दें, तो एवरेज आपको बताना है बाकियों का कितना होगा। जल्दी से करेंगे, ठीक है। एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एवरेज 37 से गिरेगा, क्योंकि इन दोनों को जो भगा रहे हो, इनका औसत मुझे दिख रहा है कि 37 से ज्यादा है। 37 का औसत है, 37 से ज्यादा का औसत भगाओगे, औसत गिरेगा। 37 से कम ही आंसर होगा, ये नहीं होगा, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तीनों 37 से कम है। अब लगाना कैसे है, देखो 37 मेरा औसत है, 66 को भगाया और 31 को भी भगाया, 2 नंबर हमने भगाए हैं, तो हमें डेफिसिट देखना पड़ेगा कितना हुआ है। डेफिसिट कैसे निकलता है, एवरेज के रेस्पेक्ट में, एवरेज हमारा कितना था 37, 37 के रेस्पेक्ट में जो 66 है, ये कितना एक्स्ट्रा लेकर गया है, आप कहोगे 29 एक्स्ट्रा लेके गया, तो 29 का डेफिसिट हुआ। 31 कितना कम लेकर गया है, 6 कम लेके गया है, 6 का सरप्लस हुआ। लोग कितने बचे हैं, 48 में 2 चले गए तो 46 लोग बचे। तो 37 माइनस 23 बटे 46 मेरा आंसर हो गया, विच इज 36.5, बी ऑप्शन। 23 का डिफरेंस हो गया। आपको एक तरीका और बता रहा हूं सोचने का, 2 लोग गए हैं, 2 लोग अगर 74 लेके जाते, औसत में कोई बदलाव नहीं आता, पर 2 लोग गए कितना लेके, 6 3 9 6 1 7, 97 लेके चले गए। इतना लेके जाते तो औसत नहीं बदलता, अगर वो 97 लेके चले गए तो आप कहोगे ग्रुप में 23 का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। 37 औसत था, अब ये 23 का डेफिसिट क्रिएट हो गया, 48 में से 2 चले गए, 46 लोग बचे, 46 में बांटेंगे
और 46 में बांटेंगे तो ये वैल्यू 36.5 आ गई। दूसरा तरीका, कुछ लोग कह रहे हैं +6 क्यों? यार देखो हम क्या कहते हैं, हमेशा ये रिलेट करते हैं ना कि कौन कितना लेके जा रहा है। अगर औसत के बराबर लेके गया होता, 0 सरप्लस 0 डेफिसिट। अगर औसत से कम लेकर गया वो, तो ग्रुप में छोड़ गया ना, वो ग्रुप अमीर हो गया, उसकी वजह से अमीरी आ गई ग्रुप में। हाँ जी, क्लियर, समझ में आया? होप डेविएशन थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है तुम लोगों को। 63वां सवाल देखो, एवरेज स्कोर 42 स्टूडेंट का एक टेस्ट 69 है। रेशियो जो नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 10:11 है। एवरेज स्कोर बॉयज का 20% ज्यादा है लड़कियों से। एवरेज स्कोर बॉयज का है। इस पैटर्न में बार बार सवाल मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आएगा तुम्हारे, ठीक है, आता ही रहता है। तो प्रैक्टिस कर लो हर वेरिएशन, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो। दशमलव में आंसर है, थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो टोटल एवरेज मुझे 69 दिया हुआ है, रेशियो जो है 10:11 दिया है, तो ये हमारा एक तरह से क्वांटिटी रेशियो हो गया, वेट रेशियो हो गया, W1 रेशियो W2 दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का। आगे कह रहा है कि जो एवरेज स्कोर है बॉयज का वो 20% ज्यादा है लड़कियों से। अब 20% कोई भी चीज जब होती है ज्यादा, उसको हम बोलते हैं +1/5, यानी 5-6 हो जाता है ऐसा। तो बॉयज का स्कोर 20% ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि बॉयज का स्कोर अगर 6x है तो गर्ल का स्कोर 5x है, ऐसा बोल सकते हैं, 5:6। ओके, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 10 छक्के 60x बनेगा, A1 W1 प्लस 11 × 5 = 55x बनेगा, A2 W2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2 कितना हो गया 21, और ये वैल्यू मुझे ओवरऑल औसत कितना दिया है 69। इस सवाल में एक चीज का ध्यान रखना है, इस 42 की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्वांटिटी रेशियो दिया है दो ग्रुप्स का, तो वो काफी है मेरा उत्तर निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। हमें अलग अलग कितने लोग हैं उनकी आवश्यकता नहीं है। परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर लें क्या सर? अभी मत याद करो, परसेंटेज पढ़ाऊंगा मैं कभी, तब याद कर लेना। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझो 20% बढ़ गया, आप कहोगे 100 है तो दूसरा 120 होगा। 20% बढ़ने का यही मतलब हुआ ना। अगर आपको नहीं आता फ्रैक्शन कोई बात नहीं। बॉयज आप कह रहे हो गर्ल्स से कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है, 100 120 लिख लो, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120 बन गया। तो ये 5:6 हो गया बॉयज और गर्ल की वैल्यू। तो इसको मैं 6x बोलूंगा तो ये 5x हो जाएगा, 5x 6x आपकी वैल्यू आ गई। तो ये मैंने औसत लिख दिया। बाकी ये परसेंटेज की बात थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है यार। तो ये 6 5 11 हो गया, 115x/21 हो गया, ये वैल्यू 69 के बराबर हो गई। कटेगा क्या? नहीं, अब यहाँ कैलकुलेशन ही है बस, और कुछ नहीं है। कट नहीं रहा है, 23 से कट रहा है क्या? हाँ इधर कट जाएगा, ये सीधा नहीं कटेगा, बट 23 से कट रहा है। 23 × 69, 23 बचे, तो आसानी है फिर। तो ये बनेगा 21 × 3/5, राइट। एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स निकालना नहीं तुमको निकालना है 6x। आप कहोगे 6x अगर मुझे निकालना है तो बनेगा 6 × 21 × 3/5। ये सॉल्व करना है मुझे। 21 छक्के 126, 126 को हम 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा 378। तो मैं जरा अलग रंग से यहाँ लिखता हूँ, 378/5, ये आंसर है मेरा। ये ध्यान रखना, जब भी किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना हो, उसको 2 से गुणा करके 10 से डिवाइड करना होता है। 5 का मतलब क्या होता है? 10/2, 2 ऊपर चला जाता है। तो जब भी 5 से डिवाइड करना हो तो एक ही काम करो, सीधे इसको डबल कर लो। 378 का दुगना सोचो, 378 का दुगना कितना होगा? 370 का दुगना 740, 8 का दुगना 16, 756, और फिर एक दशमलव यहाँ लगा दो, बस ये आंसर। जैसे भी करने का लो, मुझे अब डिवाइड करने का लो, 5 7 35, 2 37, 5 हम 25, 5 चक्कर, दैट्स आल्सो यू कैन डू। 75.6 इज योर आंसर, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो थोड़ा सवाल देखिए। कह रहा है कि जो एवरेज है 33 नंबर्स का वो 74 है। एवरेज जो पहले 17 नंबर्स का है वो 72.8 है, और आखिरी 17 नंबर का 77.2 है। अगर मैं 17वां नंबर एक्सक्लूड कर दूं तो औसत क्या होगा रिमेनिंग नंबर्स का? ये सवाल मैं करवा चुका हूं थियरी में सवाल करा चुका हूं, फिर से करवाऊंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं कि ऐसे सवाल में आप गलती ना करें। चलो पोल करो, देखते हैं कौन उत्तर बताता है। ये सवाल करा चुका हूं मैं अब बस फटाफट लिखूंगा, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ऑलरेडी हो चुका है, इस पर डिस्कशन बहुत हो चुका है। तो पहले 17 नंबर है, आखिरी 17 नंबर है। पहले 17 नंबर का औसत क्या है? 72.8 है। आखिरी 17 नंबर का औसत 77.2 है। हमें 17वां नंबर भगा देना है। अच्छा, ये 33 नंबर का औसत मुझे कितना दिया है? 74 ही दिया हुआ है। तो मैं जाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई ये हमारा A1 से A17 है, और हम कहते हैं यहां पर हमारा A17 से A33 है। हम कहते हैं भाई फर्स्ट 17 लास्ट 17 ऐसे बनता है। 74 के रेस्पेक्ट में हम डिविजन निकालते हैं, तो ये वैल्यू बनाता है -1.2, ये वैल्यू बनाता है मेरा +3.2। 17 × 1.2 हुआ माइनस में, प्लस 17 × 3.2 हुआ, इनको कंबाइन करेंगे +34 बना। फिर हम सवाल करते हैं कि भाई A1 से A17 और A17 से A33 को अगर हम ध्यान से देखें तो इनको अगर मैं कंबाइन करके देखूंगा तो ये बेसिकली कुछ कहानी ऐसे है। A1 से A33 तक सारी वैल्यूज एक बार आएंगी, प्लस एक A17 एक्स्ट्रा है। अब मैं कहता हूं कि मेरा डेविएशन क्यों आया? ये +34 कहां से आया? आप कहोगे इसकी वजह से आया, क्योंकि ये सारे नंबर्स एक एक बार काउंट होंगे तो डेविएशन दे ही नहीं सकते। 74 के रेस्पेक्ट में इनका डेविएशन तो 0 है, क्योंकि A1 से A33 का यही तो औसत है। तो इसका मतलब ये जो +34 मुझे दिखा वो सिर्फ A17 की वजह से दिखा,
इसका अपना डेविएशन +37 है। अब मुझे अगर ये 17 निकालना हो तो क्या होगा, 34 + 37 होगा। निकालना नहीं, यहां पर अगर मुझे ये 17 निकालना होता तो मैं कहता ये वैल्यू 74 + 37 है, 111 है, जिसको यहां नहीं निकालना है। यहां निकालना है कि मुझे अब ये 17 हटा ही देना है, हटा ही दो और बताओ औसत क्या होगा। क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स क्या होगा अगर हम A17 को हटा दें। अब देखो आप कह रहे हो ऐसे, देखो A1 से A33 तक नंबर है मेरे पास, इनका औसत आप कह रहे हो 74 है, इसमें से मुझे A17 भगा देना है। आप बताओ A17 के पास इतना सरप्लस है एवरेज के रिस्पेक्ट में, आपको यस। अगर ये भागेगा तो इतने का ही डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा इसके भागने से। 34 लिखना चाहिए, 37 नहीं, सॉरी सही बोल रहा हूं, 34 बोल दो, 108 बोल देते हैं इसको। A17 को अगर आप भगाओगे तो 34 का डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि A17 के पास खुद एवरेज से 34 ज्यादा है, तो जब जा रहा है तो 34 ज्यादा लेके जा रहा है, तो 34 का डेफिसिट हो गया। अब ये 34 का डेफिसिट मुझे कितने लोगों में बांट देना है, बचे हुए 32 लोगों में बांट देना है। एक निकाला तुमने, 32 बचा है, बांट देना है। इसी को आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, या आप देख लो कि ये वैल्यू 1 से जस्ट थोड़ी सी ज्यादा होगी। अगर 74 में मैं 1 घटा लूं और थोड़ा सा और घटा लूं, 72 दशमलव कुछ मेरा आंसर आएगा, 72.9। ये ऑप्शन आपका वैल्यू। समझाऊंगा नहीं इसको, क्योंकि ऑलरेडी इस केस पे हमने बहुत वक्त दिया हुआ है। इट वाज जस्ट फॉर योर रिवीजन वंस अगेन। थियरी पे पूरा जाके देख लो इसको, बहुत अच्छे समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एवरेज वेट कह रहा है स्टूडेंट्स का एक ग्रुप में 75.4 किलो है, बाद में 4 स्टूडेंट जिनका वेट 72.9 किलो है, इतना है, इतना है, इतना है, आते हैं ग्रुप में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एवरेज वेट है सारे स्टूडेंट का ग्रुप में वो 240 ग्राम से बढ़ जाता है, 240 ग्राम से बढ़ जाता है। आपको बताना है कि व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ग्रुप इनिशियली कितने लोग थे ग्रुप में। करें करें। अच्छा, आप ध्यान से देखो, ये जो 75.4 है इसको मैं ऐसे लिखूंगा 754 दशमलव, सबको 10 से गुणा कर दो यार, 10 से गुणा करने से कम से कम दशमलव चले जाएंगे। अल्टीमेटली तो मुझे बच्चे निकालने हैं, कितने थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एवरेज की सारी वैल्यूज को 10 से गुणा कर दो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वांटिटी पे कैसे फर्क पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे पास एक वैल्यू है 10, एक बार वैल्यू है 20, ये एवरेज है, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 1। अब आप औसत निकालो, 40/3 है, क्वांटिटी रेशियो है। आप इसको 100 और 200 मान लो, और जो ओवरऑल औसत है उसको आप 400/3 मान लो, तो भी क्वांटिटी रेशियो यही आएगा। तो दशमलव से डील करने का मैं एक तरीका आपको ये बता रहा हूं कि आप दशमलव भूल सकते हैं। इसका दशमलव छोड़ दो, 10 से गुणा करके लिखा है मैंने। अब सारी वैल्यू को 10 से गुणा करके लिखो, 72.9 को 729 लिख लो, 73.8 को 738 लिख लो, 7 इसको 795 लिख लो, इसको 874 लिख लो। ये लोग आए हैं, इन लोगों ने ज्वाइन किया है। अब कह रहा है इससे औसत कितना बढ़ेगा, 240 ग्राम। इसको भी गुणा करो 10 से, 2400 ग्राम बनेगा। 2400 ग्राम को हम बोलेंगे 2.4 kg बोलेंगे। यस यस, 2.4 हो जाएगा। 2400 ग्राम हो गया, 2400 ग्राम 2.4 kg होगा। इतने से हमारा औसत बढ़ाना है हमको। ओके, अब कहानी क्या है, ये शुरू का एवरेज है और ये 4 लोग आए हैं, 1 2 3 4, इससे हमारा औसत इतना बढ़ा है, तो पहले कितने लोग थे निकालना है। कैसे करोगे, आप कहोगे भैया डेविएशन निकालते हैं। अब औसत अगर इतने से बढ़ गया तो इनका तो डेविएशन प्लस 2.4 ही होगा, इनमें क्या ही कहूं मैं। इस ऐसे समझो, छोड़ो ऐसे समझो, लेट्स अंडरस्टैंड इन ए डिफरेंट वे। आप मेरे को एक बात बताओ, पहले 754 मेरा औसत है, ठीक है, क्लियर है। 754 के रेस्पेक्ट में जरा नेट डेविएशन निकाल लेते हैं, इसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। एज्यूम्ड एवरेज हमने माना 754 है मेरा, ध्यान से देखना, ये हमने एज्यूम्ड एवरेज माना है 754 है मेरा। औसत मुझे 2.4 किलो से बढ़ाना है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस, इसकी वजह से क्या इंप्लीकेशंस आने वाले हैं हमारे पास। अगर मैंने 754 को ही अपना औसत माना तो ये 0 हुआ डेविएशन, यस। यहां से क्या आएगा, आप कहोगे ये कम है, कितना, 35 कम है। कितना जोड़ने पे 54 मिलेगा, आप कहोगे 35 जोड़ने पे मिलेगा, तो ये 35 कम है। ये कितना कम है, आप कहोगे ये वैल्यू मेरी 16 कम है। ये वैल्यू कितनी है, आप कहोगे ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 41 ज्यादा है। ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू आपकी 120 ज्यादा है। क्या इतना क्लियर हो गया, 120 ज्यादा है, सॉरी ये 25 लिखना चाहिए, सही करो, 25 कर दो इसको। ये समझ में आया, 754 के रेस्पेक्ट में हमारे डेविएशन ये आए। ओके, क्लियर है। अब मुझे बताओ ये नेट कितना आ रहा है, जोड़ लेते हैं। आप कहोगे 25 16 41 है, इस 41 से कट गया, 120 बना प्लस। अब मेरा कुछ सवाल है जिसका आंसर आपको देना है। इस 120 को मैं कितने से डिवाइड करूं कि 2.4 मिले, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इंक्रीज यहां पर आने वाला है, ये जो इंक्रीज यहां आने वाला है 2.4 का चाहिए मुझे। तो 120 को मैं कितने लोगों में डिवाइड करूं कि 2.4 बढ़ जाए। आप कहोगे इतना तो जानते हैं कि 50 से डिवाइड होने पे आता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे लिखो कि 125 मान लेते हैं कि यहां पर मेरे जो लोग हैं वो x लोग हैं, और 4 लोग आए तो ये वैल्यू x अपॉन ऐसा बनेगा। आप ऐसे लिखोगे फिर 120/x+4 की वैल्यू मेरी 2.4 है। यहाँ से आपको x+4 की वैल्यू मिलेगी 120, x की वैल्यू सॉरी 120/2.4 विच इज 50,
50 माइनस 4 46 आ गया आपके वैल्यू। आप यहां से सीधे देखो ना यार, 120 को 2.4 से मुझे बढ़ाना है, कितने लोग होंगे? 50 लोग होंगे। ये 50 लोग इन चारों को मिला के हुए ना, तो 50 लोग चारों को मिला के हुए, तो पहले कितने लोग थे? 46 लोग थे। हो गया डिवीजन से, सिंपल सिंपल सवाल है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। 66 क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्रेजेंट जो एवरेज एज है एक फैमिली की जिसमें 4 लोग हैं वो 36 साल है, और अगर प्रेजेंट एज यंगेस्ट मेंबर का फैमिली में 12 साल हो, तो आपको बताना है औसत फैमिली का क्या होगा जब ये बच्चा पैदा हुआ था। एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। बहुत बढ़िया सवाल है, और इसको बहुत एक बार बहुत अच्छे समझ लेना मुझसे। अब देखो क्या होता है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके भविष्य की। एक दिन ऐसा होगा जब आप माँ बाप बनोगे, ठीक है? तो उस दिन क्या होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से? लेट अस से आप दो लोग हो, हस्बैंड और वाइफ, राइट? मान लेते हैं कि आपकी जो औसत उम्र है, मान लेते हैं आपकी शादी कितने में चाहते हो तुम्हारी शादी हो जाए? 26 में करवा दूं? चलो मान लेते हैं तुम 26 के हो, लड़की 22 की है। 26-22 का जो एवरेज है वो कितना है? 26-22 का टोटल 48 साल है, यानी एवरेज कितना है? 24 साल है। ठीक है, लेट्स अज्यूम इट। अब मान लेते हैं कि 2 वर्ष के बाद क्या होगा? हस्बैंड वाइफ 2 साल के बाद क्या होगा आपको पता है? औसत कितना हो जाएगा? 26 साल का हो जाएगा। 24 से 26 हो गया औसत। टोटल की बात करेंगे, टोटल 52 साल हो गया। ये टोटल की बात हो रही है। इसी समय अब क्या हुआ? ये वो दिन है जब आप माँ बाप बनने वाले हो। सोचो, बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। आई जस्ट लिव्ड द मोमेंट 2 years ago। नहीं, 2 साल पूरे नहीं हुए अभी, 22 नवंबर को 2021 में। तो इट्स वेरी इमोशनल मोमेंट। आई एम नॉट दैट इमोशनल दो, बट आई गॉट इमोशनल दैट डे। मे बी कि अब बच्चे की जिम्मेदारी है इसलिए डर गया, क्या हुआ? ठीक है, बट आई वाज सुपर इमोशनल। डर नहीं गया था, इट इज वेरी इमोशनल मोमेंट बिकॉज व्हेन यू सी अ न्यू लाइफ and which you know is your part, it is something very different. Anyway, let's come back, let's not be that emotional today. So अब क्या होगा? अब होगा क्या? देखो, तुम्हारा औसत 26 है। जैसे ही वो बेबी इस दुनिया में आया, ये देखो बेबी आ गया, इसकी खुद की उम्र 0 है, लेके नहीं आया, अब औसत गिरेगा। ये हो गया एंट्री ऑफ वन एलिमेंट विदाउट एनी वैल्यू। इसके जन्म के जस्ट बाद उसी दिन मेंबर बढ़ गया एक, उम्र में कोई बदलाव नहीं आया, टोटल में औसत गिरेगा। अब 3 लोग इस 52 में बंटवारा करेंगे तो औसत 52/3 हो गया। 52/3 का औसत हो गया आपका। क्लियर? समझ में आया? बिकॉज हिज एज इज 0। अब यहां पर हमें समझना क्या है सवाल में, कि सवाल क्या पूछ रहा है कि जो बेबी है वो जब जन्म ले चुका है उसके बाद का औसत, या फिर बेबी के जन्म लेने के जस्ट पहले उसका औसत। दोनों में बहुत फर्क है। यहां उसके पहले औसत कितना है? 26 साल है। उसके जस्ट जन्म लेने के बाद का औसत क्या हो गया? 52/3 हो गया, क्योंकि वो मां से अब सेपरेट हो गया, नया ऑब्जर्वेशन हो गया, पॉपुलेशन में काउंट हो गया, पहले नहीं काउंटेड था, पेट के अंदर था तो काउंटिंग नहीं होती है उसकी अलग से, बाहर आते ही हो जाती है, क्योंकि सांस लेने लगे तुम। ठीक है, दुनिया की हवा लेने लगे तो फिर तुम काउंट हो गए। ठीक है ना? तो अब सवाल में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई बच्चा होने के पहले एवरेज पूछा जा रहा है, बच्चा होने के बाद। ये पॉइंट पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ यंगेस्ट मेंबर। ठीक है, लेट्स फिगर आउट। आप कहोगे भैया अभी 36 साल है, जो ये लड़का ये 12 साल का। अभी एक बात और समझना, जब ये लड़का 12 साल का है, अगर आप 12 साल पहले जाओगे तो औसत 12 से गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो मैं समझाता हूं यहां कहानी क्या है। 4 लोग हैं फैमिली में, 1 2 3 4। यहां मान लेते हैं 5वां बच्चा यहां पैदा हुआ जब इसकी उम्र 0 है। एक समय आया जब इसकी उम्र 12 साल है। ध्यान से देखिएगा, जब इसकी उम्र 12 साल है उस समय औसत दिया हुआ है क्या? यस, 36 साल मुझे औसत दिया हुआ है, 36 ईयर्स मुझे औसत दिया हुआ है। यंगेस्ट जो मेंबर है वो बच्चा ही होगा ऑब्वियसली, जो 12 साल का है। अगर मैं 12 साल पहले जाके इन 5 का औसत देखूं तो 5 का औसत कितना होगा? 24 साल होगा। आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, जस्ट चाइल्ड इज बॉर्न, औसत 24 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम नहीं हो रहे हैं, बस 12 साल पहले जा रहे हैं। अभी इसको हटाया नहीं है मैंने, आंसर हो गया 24। और 24 उत्तर होगा या नहीं होगा, अब इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करो। एवरेज इज द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। अब इस यंगेस्ट मेंबर को हटाओ। जैसे आप इस यंगेस्ट, जैसे यहां 5 लोग हैं तो 24 पंचे 120 हुआ, टोटल 120 हुआ। अब ये जो 120 है, ये 120 मुझे 4 लोगों में बांट देना है, 30 साल। लेकिन आप कहोगे कि सर 30 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ। अच्छा 4 ही लोग थे, सॉरी 5 नहीं थे। एक मिनट करेक्ट कर देते हैं बेटा, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। 4 ही लोग थे, सही करो आप, 5 नहीं थे ना? ठीक है, 24 साल ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 12 साल कम कर दिया।
अब मैं कह रहा हूं कि भैया 24 में 4 लोगों का टोटल कितना हुआ, 96 हुआ। अभी 96 में 3 लोगों में बांट देना है, क्योंकि अगर मैं जस्ट बिफोर बर्थ जाऊं इसके, एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब क्या, फैमिली में 3 ही लोग थे फिर तो 3 96/3 कितना हो जाएगा, 32 साल हो जाएगा। सी ऑप्शन। सवाल बढ़िया है। जस्ट आफ्टर बर्थ 24 है, जस्ट बिफोर बर्थ कितना है, 32 है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक कम है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल, ये याद आएगा जब आपको आप माँ बाप बनोगे तो सवाल याद कर लेना, एवरेज निकाल लेना तुरंत ही कि क्या हो गया। ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते 12/3, 12/3 कैसे करोगे यार। अच्छा, डेफिसिट क्रिएट करा रहे हो तुम, हाँ कर सकते हो। ठीक है, देखो लड़का सही सोच रहा है। देखो थोड़ा और अनइमोशनल तरीके से सवाल को हम कर सकते हैं अगर आप समझना चाहें तो। अंडरस्टैंड लाइक दिस, 4 लोग हैं, ये 12 साल का है, एवरेज 36 का है। अब बेसिकली हम यहीं पर इन 3 का औसत निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे निकालोगे, आपको 36 औसत है, अगर मैं 12 वाले को भगाऊं तो ये ग्रुप में सरप्लस छोड़ के जा रहा है, कितने का, 24 का। 36 लेके जाता तो औसत नहीं बदलता, ये 12 ही लेके गया, 24 का सरप्लस छोड़ गया, 3 लोगों में बांट दो, 3 अट्ठे 24 हुआ, 44 साल हो गया औसत इन तीनों का। यहां से मैं 12 साल पहले जाना चाहता हूं कि इन तीनों का औसत 12 साल पहले क्या होगा जब ये पैदा हुआ था। 12 घटा दो, 44 में से 12 कितना हुआ, 32 साल। ऐसे भी कर सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, 24 क्यों, अरे भाई एग्जिट ऑफ वन एलिमेंट, सुमंता जी आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या पढ़ाया था मैंने। 4 लोग हैं, एक आदमी जा रहा है, औसत से कितना कम लेके जा रहा है, 24 कम लेके जा रहा है, 24 का सरप्लस ग्रुप में क्रिएट हो गया, 3 लोगों में बांट दो, तो 36 था, 24 का सरप्लस 3, इन तीनों का 44 हो गया। आप टोटल से भी कर सकते हो, क्योंकि डेटा बहुत आसान है। आप ऐसे सोचो, 36 चौके 144 टोटल है, इसमें 12 वाला घटा दो, 3 लोगों में बांट दो, तो 144 माइनस 12 कितना हो गया आपका, 132। 132 को 3 से डिवाइड करो, 44 आ जाएगा। एनीथिंग यू कैन डू, डेटा बहुत आसान है, ट्रेडिशनली भी कर सकते हो आप। यू विल डू एंड गेट द आंसर विदाउट एनी चैलेंज। ये सवाल देखो, देखो अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है। अरिथमेटिक मीन मतलब औसत जो आप निकालते हो कोई, तो वो 52 है। ब्राइटेस्ट जो 20% है वो 80 का एवरेज है, मीन स्कोर का मतलब एवरेज स्कोर। और जो डलेस्ट है 25%, उनका औसत 21 है। आपको बताना है बाकी 55% का। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, ब्राइटेस्ट, देन वी हैव डलेस्ट, एंड देन वी हैव बीच वाले लोग, मिडिल बोल देते हैं इनको एम। ये जो ये एवरेज बोल देते हैं। तो ब्राइटेस्ट 20% हो गए 20, डलेस्ट आपके हो गए 25 और बाकी हो गए 55। तो अगर आप अनुपात निकालोगे इसका 5 से, 5 चौके 20, 5 11, 5 हम 25, ये रेशियो है बेसिकली 3 तरह के चीजों का ये औसत है। ओवरऑल औसत मुझे दिया हुआ है कितना, 52, 52 दिया हुआ है। तो बेसिकली ओवरऑल एवरेज 52 है और ब्राइटेस्ट 80 स्कोर कर रहे हैं, डलेस्ट हमारे 31 स्कोर कर रहे हैं, ये निकालना है मुझे। डिविजन लगा लो, 52 के रेस्पेक्ट में जो 80 है ये प्लस 28 है, 52 के रेस्पेक्ट में जो 31 है ये माइनस 21 है। ट्रू, यस। इन दोनों वैल्यूज का डिविजन निकाल लेते हैं, नेट कितना आएगा। 28 चौके कितना होता है, 112 होता है, 21 पंचे कितना होता है, 105 होता है। इन दोनों से नेट कितना मिल रहा है, +7 मिल रहा है। आप कहोगे ये मुझे -7 दे, फिर ये मुझे -7 दे, तब बात बनेगी। 52 के रेस्पेक्ट में आप जो -7 का डिविजन चाह रहे हो 11 लोगों से चाह रहे हो, तो जो औसत होगा इसका वो 52 - 7/11 होगा। आपको दिख रहा है 52 में से जो मुझे माइनस करना है वो 0.6 के आसपास है, सी ऑप्शन हो गया 51.4। घटा लो ना, 11 छक्के 66 हो गया, तो 52 माइनस 11 छक्के 66 अप्रोक्सीमेटली, और 11 33 लाइक दिस 51.5 है ना, 37 काइंड ऑफ इस अप्रोक्सीमेटली यही हो गया ना, सी ऑप्शन। कैलकुलेशन भी नहीं करनी, मेंटली सोच सकते थे आपकी 52 - 7/11 है, 52 में 51 कुछ होगा, सी ऑप्शन। कुछ राउंड ऑफ नहीं करना है यार, ना राउंड ऑफ करना है ना कुछ करना है। आप ऐसे सोचो ना, 7 का डिवीजन 11 लोगों में अगर बढ़ता है, 1 से कम मैग्नीट्यूड आएगा। 52 में अगर 1 से कम घटेगा तो 51 कुछ ही होगा ना, सी ऑप्शन। दैट्स हाउ यू कैन डू इट मेंटली। ठीक है, लिखना नहीं है इसको। 68वां सवाल देखिए, बहुत ही खतरनाक सवाल है, डरना नहीं घबराना नहीं, करेंगे। पति पत्नी और वो नहीं है ना, ठीक है, उन्हीं के अपने बच्चे। ठीक। ऋतिक की फैमिली में 5 लोग हैं, ऋतिक, उसकी पत्नी, 3 बच्चे। ये भी ज्ञात है कि जो औसत उम्र है परिवार का इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चाइल्ड वाज 20, 18 एंड 20 रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ऋतिक, हिज वाइफ एंड हिज एल्डर चाइल्ड इफ द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द इंटायर फैमिली इज 22 साल। अब देखो, आप कहोगे इतना बड़ा सवाल मेरे एग्जाम में आएगा कि नहीं, आई डोंट केयर। इस सवाल के थ्रू आपका डेविएशन मजबूत हो रहा है। एंट्री ऑफ वन एलिमेंट के बाद क्या होता है, वो मतलब एक बढ़िया सवाल है। तो एक बढ़िया सवाल है, तो बढ़िया सवाल से सीखते हैं इसको, दिमाग नहीं लगाना है कि एग्जाम में पहुंच गए तुरंत ही। आई नीड सम क्वेश्चंस टू मेक श्योर कि आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो। वो वाला सवाल है। लिखें तो देखो 5 लोग हैं, तो मैं लिख रहा हूं ऋतिक और उसकी वाइफ। पहले तो यही 2 लोग रहे होंगे। अब देखिए पहला सवाल, एवरेज एज ऑफ द फैमिली इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। अब ये फर्स्ट चाइल्ड जो है मान लिया यहां पर आता है, इसको ऐसे लिख दूं 1। इसके जस्ट आने के बाद जो उम्र है एवरेज वो 20 है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, टोटल यहां 60 होगा? यस भाई, इसके पैदा होने के जस्ट बाद अगर 20 का एवरेज हुआ तो 20 यहाँ 60 हुआ टोटल ना, टोटल 60 हुआ। अब 60 में टोटल इन्हीं दोनों का होगा, मतलब ये H प्लस W ही टोटल 60 होगा, क्योंकि ये तो 0 लेके बैठा हुआ है। राइट, क्लियर? आगे देखो, आगे आपसे कह रहा है कि सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। अब बताओ आप, अगर सेकंड चाइल्ड की बर्थ हो गई तो एवरेज टोटल 72 हुआ। ठीक है, ऋतिक, वाइफ, फर्स्ट चाइल्ड और ये सेकंड चाइल्ड यहां आया है 0 के साथ। मैं एक सवाल और पूछूंगा, मेरा टोटल 60 से अगर टोटल 72 हुआ है, 12 साल का इंक्रीमेंट है। इस 12 साल के इंक्रीमेंट को किसने कंट्रीब्यूट किया होगा? इन तीनों ने किया होगा। किया होगा कि नहीं किया होगा? यस, इन्हीं तीनों ने किया होगा ना। तो आप ये कह रहे हो कि यहां पर इन दोनों का औसत 20 था, या ऐसे सोचते हैं? कि टोटल में 12 की बढ़ोतरी क्यों हुई? क्योंकि ये तीनों की उम्र यहां तक आते आते बड़ी होगी। इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखना है मुझे, ताकि आपको सही से समझ में आए। तो ये ऋतिक है, ये वाइफ है, फर्स्ट चाइल्ड छोड़ दो, यहां आपका सेकंड चाइल्ड आ गया 0 लेकर। तो मैं कह रहा हूं 12 टोटल इसलिए बड़ा होगा क्योंकि ये तीनों जो है बड़े हो चुके हैं। और तीनों अगर बड़े हो चुके हैं, कोई कह रहा है 72 कैसे हुआ? क्योंकि बेटा औसत देखो 18 दिया हुआ है। दूसरे चाइल्ड के पैदा होने के बाद औसत अगर 18 है तो दूसरे चाइल्ड के पैदा होने के बाद टोटल 4 लोग हो जाएंगे, 18 चौके 72 का टोटल हो जाएगा। मैं अब समझा रहा हूं कि ये तीनों बड़े हुए होंगे, और कितने साल बड़े हुए होंगे? बराबर। ऐसा थोड़ा ना कि ये 4 साल के बाद 3 साल का बड़ा होगा, ये भी 4 साल बढ़ गया, ये भी 4 साल बढ़ गया, ये भी 4 साल बढ़ गया, तभी तो 4 तियां 12 बढ़ा। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां से यहां तक की स्टोरी में ना 4 साल बाद की बात हो रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। अब यहां से हम जाते हैं और अगला जो बच्चा है वो भी दुनिया में ले आते हैं। अब देखो तीसरा भी आ गया। तीसरा बच्चा आने के बाद 5 लोग हो गया, औसत 20 हो गया। 20 हो गया तो टोटल मेरा 100 हो गया। टोटल 100 होने के बाद हम कहेंगे कि ये 72 से जो कंट्रीब्यूशन है ना 100 का, 28 बढ़ा टोटल। टोटल 28 बढ़ा, वो कौन बढ़ाया होगा? आप कहोगे ये 4 लोगों ने बढ़ाया होगा। इसलिए 4 लोगों ने बढ़ाया होगा कि ये तो अभी आया 0 लेके। तो ये 4 लोगों की उम्र कितनी बड़ी होगी? आप कहोगे 7-7 साल बड़ी होगी, तभी तो 7 चौके 28 होगा। तो ये 4 साल बाद, ये 7 साल बाद की कहानी। अब सवाल देखते हैं। सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई देखो, यहां औसत तुम्हारा 20 का है, औसत 20 का है, तभी टोटल 100 लिखा। कह रहा है मुझे उस टाइम पे लेके जाओ जहां पर इन पांचों का औसत 22 हो जाए। अगर 5 ही हैं और इन पांचों का औसत 22 करना है, यानी 2 साल बाद और गए हैं, तो हमारी जो पूरी कहानी है वो ये है 1 2 3 22, मतलब यहां से जहां चले थे 4 7 2, 13 साल बाद की कहानी है। सवाल पूछ रहा है कि मुझे ऋतिक, उसकी पत्नी और उसका जो सबसे बड़ा वाला बच्चा है, उसकी प्रेजेंट एवरेज एज चाहिए 22 साल, नहीं सम ऑफ एज चाहिए जब उसकी फैमिली की एज 22 साल है। यहां मुझे इन तीनों का टोटल निकालना है। यहां आप क्या करोगे? आप कहोगे मुझे यहां टोटल पता है इन तीनों का 60 लिखो। उसके 13 साल बाद इन दोनों का टोटल चाहिए, सबकी उम्र 13 बढ़ चुकी होगी, टोटल निकाल लेंगे, 99 ईयर्स आ गई। आंसर हो गया बी। अच्छा सवाल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पढ़ो, जज करो, उत्तर लगाओ। शुरुआत में 60 है, 13 साल बाद तीनों की 13 साल बढ़ गई, 13 तिया 39 हो गया। इंटू 3 कैसे किए ये बताओ। ऋतिक, उसकी पत्नी और उसका बच्चा, जब ये पहला वाला बच्चा पैदा हुआ था वहां पर 60 साल टोटल था। मैंने ये भी तुम्हें बता दिया कि उसके बाद जहां पर तुमसे पूछा जा रहा है ना, जब 22 हो जाएगा, 20 से 22 औसत कब होगा? जब हम इसके 2 साल बाद बात करें, क्योंकि और कोई नया बच्चा नहीं है, 3 पे रुक गए ये लोग। तो यहां से 13 साल बाद इन तीनों का टोटल चाहिए। यहां अगर 60 का टोटल है तो 13 साल बाद तीनों की उम्र 13 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हो गया 99 ईयर्स। 69 क्वेश्चन। 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो डिफरेंस है एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लास्ट 5 एंड द फर्स्ट 5 नंबर इज 156। अगर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इज 364, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स ऑफ द सीरीज।
72 कैसे आया बेटा? 4 लोगों का औसत, दूसरा बच्चा होने के बाद औसत अगर 18 हो गया तो 18 इंटू 4 72 ही टोटल होगा ना। तीनों की 13 कैसे? दो तो बाद में आए। हाँ, दो बाद में आए मतलब क्या होता है मैडम? ऋतिक उसकी ऐसे सोचो, ये सवाल तुम अभी छोड़ दो, हम समझाते हैं तुमको। आपके पापा, आपकी मम्मी और आपका जब जन्म हुआ उस समय मान लेते हैं कि उनकी उम्र का टोटल 60 था, तुम्हारा तो 0 था। अच्छा, जब आप 13 साल की हो गई तो आप मेरे को बताओ कि आपका, आपकी मम्मी का और आपके पापा की उम्र का टोटल क्या होगा? समझ में आ जाएगा आपको भी। आप 13 के हुए, उनका टोटल जो 60 था वो 13 13 26 बढ़ गया, तो अब ऐसे बोल देना 60 प्लस 39 हो गया ना। आप जब 13 साल के हुए तो वो भी 13 13 साल बढ़ के बैठे हैं। अब उम्र तो सबकी बराबर बढ़ती है ना जी, ठीक है। चलो अब इधर आओ, बढ़िया सवाल है। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या, 8 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं, तो आप कहोगे पहला नंबर मेरा x होगा, अगला मेरा x प्लस 2 होगा, ऐसे करके लिखें आखिरी नंबर क्या होगा? आप कहोगे x प्लस 8 नंबर है, 14 आएगा यहां पर। ये फर्स्ट नंबर होगा, ये सेकंड होगा, पहले को x मानो, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा 8th नंबर बना। दो दो जोड़ते जाओ तो 8वां नंबर हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा है तुमसे कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लास्ट 5 एंड द फर्स्ट 5 नंबर इज 156। क्या दिमाग हिल रहा है? बिल्कुल हिल रहा है, घबराओ नहीं। अगला इंफॉर्मेशन देखो, इफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो बेसिकली बोल रहा है कि x प्लस 14 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर का अंतर 364 है। तो ये इसी से आ जाएगा, ये जो पहले जानकारी आपको दी है वो किसी काम की नहीं है, उसको मत यूज करो। एक ही वेरिएबल है ना, सॉल्व कर लेंगे ऐसे। x प्लस 14 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 364, एक ही वेरिएबल है, एक सॉल्व हो जाएगा यहां से। फिर पूछ रहा है मुझे पहले 5 नंबरों का औसत बता दो। अब जब हम यहां से x निकाल लेंगे तो आप मुझे बताओ पहले 5 नंबर का मतलब क्या है? पहला नंबर x है, अगला नंबर कैसे आया? x प्लस 2, अगला इवन नंबर जोड़ोगे, आपको पता है हर बार औसत 1 से बढ़ेगा, तो 4 नंबर जोड़ रहे हैं बेसिकली 5 नंबर बनाने के लिए। 4 नंबर जोड़ेंगे औसत x प्लस 4 आ जाएगा, तो जो आंसर होगा मेरा x प्लस 4 होगा। मैं अगर x निकाल लूं उसमें 4 जोड़ के मेरा आंसर आ जाएगा। पहले 5 नंबरों का औसत अगर मुझे निकालना है तो मैं कहूंगा हर बार अगला इवन नंबर आने से औसत 1 से बढ़ता है, पढ़ा चुका हूं। 4 नंबर और है, x प्लस 4 मेरा आंसर हो जाएगा, x निकालेंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन ये सवाल ऐसे करना नहीं है, मैं सवाल करने का तरीका बता रहा हूं। ये तो ऐसे सॉल्व करोगे आ जाएगा, खोल के कर लो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कर लो, एक स्टेप है। बेसिकली ऐसा बनेगा, ए प्लस बी कर लो, 2x प्लस 14 बनेगा, ए इंटू बी कर लोगे तो ए माइनस बी करोगे तो ये बनेगा। यहां से एक सॉल्व कर लो, 14 काटो, 14 कटेगा, नहीं कट रहा है, 364 ये ना कट जाना चाहिए, 28 कट रहा है, 14 दूना 28, 14 संग 84, 26 माइनस 14/2, 12/2, 6 आ गया एक्स। देखो एक्स आएगा, अब एक्स अगर 6 आएगा तो तुम्हारा आंसर कितना हो गया? 10, बी ऑप्शन। लेट मी टेल यू हाउ यू कैन डू दिस क्वेश्चन विदाउट थिंकिंग अबाउट दिस। आपसे बोला है कि दो स्क्वायर्स का अंतर 364 है, सोच लेते हैं ना खुद ही कब होगा। अच्छा 364 अगर है अंतर, तो जाहिर सी बात है जो मेरा स्क्वायर है बड़ा वाला, जो बोला ना आखिरी नंबर और पहला नंबर, वो डेफिनेटली इससे बड़ा होगा। आप बताओ इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर क्या होता है? 389 या 361? अरे भैया 361 के बाद 20 का स्क्वायर 400 होता है, सोचिएगा भाई, इससे बड़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा ना एक, और एक इससे छोटा होगा। अब अगर ये 364 है तो आपको पता है 36 और घटाना है जो कि 6 का स्क्वायर है। देखो दोनों नंबर मिल गए, दो नंबर मिल गए। बेसिकली आप 6 से शुरू करके 20 तक जा रहे हो, कितने नंबर्स हैं आपके पास? 8 नंबर्स हैं। 6 से 20 कितने नंबर हैं, कितने इवन नंबर्स हैं? 20 माइनस 6/2, 7 प्लस 1 8। भाई ये इवन नंबर है ना, तो कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स? 20 माइनस 6 बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, 8 आ गया। देखो बात बन गई पूरी, खत्म हो गया सवाल। तो मिल गए ना नंबर, यहां देखो वेरीफाई हो गया, खत्म हो गया सवाल। तो आप इसको बोलते हैं नंबर क्रंचिंग। आप नंबर्स खुद ही देख लो भाई, 364 अंतर लाना है अगर मुझे, तो 19 के स्क्वायर से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा मुझे। 20 का स्क्वायर ट्राई किया, बैठ गया, कोई जरूरी नहीं कि 20 बैठता, हो सकता नहीं बैठता, डेटा डिफरेंट होता तो नहीं बैठता। बट यूजली एग्जामिनर जब सवाल बनाता है तो तुम मुझे खुद बताओ उसने सवाल को कैसे बनाया होगा, जरा उसकी मेंटालिटी देखते हैं। एग्जामिनर होगा लेट अस से थोड़ा बुजुर्ग होगा, फैमिली होगी, बच्चे होंगे, परेशान होगा, यंग है तो भी परेशान होगा कि पैसा कम मिलता है, कंटेंट बना रहा हूँ। अब वो आएगा तो अगर कोई डेटा बनाने की कोशिश करेगा, उसे कैसे सवाल बनाया होगा? उसने खुद ही सोचा होगा यार कि चलो नंबर ले लेते हैं ना, 6 20 20 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर लिखा उसने और 364 आया, फिर यही सवाल बना दिया उसने।
तो when they create data, they are human beings, right? They usually pick up little easier values until unless कि कुछ उनका ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि बच्चे को बहुत परेशान करना है, तो उनके दिमाग में ऐसे नंबर आएंगे छोटे मोटे, फंस जाता है, पकड़ लोगे तो स्क्वायर से पकड़ में आ जाता है। तो बन गई बात तो ठीक है ना। ट्रेडिशनली क्या है, एक लाइन में लिख के वो भी तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। 17वां सवाल देख लीजिए। बाकी 10 सवाल जो भी 10-12 सवाल है वो कल करेंगे। आज का आखिरी सवाल का फिर आपके डाउट्स देख लूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो। एवरेज अमाउंट ऑफ सेविंग 10 स्टूडेंट का 600 रुपए, 3 स्टूडेंट के पास कोई सेविंग नहीं है, बाकियों के पास 250 रुपए की सेविंग है, जिसमें निहार के पास 1300 रुपए। अरे बाप रे। द लार्जेस्ट अमाउंट जो किसी भी स्टूडेंट के पास हो सकते हैं वो हमें बताने हैं कितने। अच्छा देखो, 600 रुपए अगर एवरेज है 10 स्टूडेंट का, तो टोटल कितना होगा? 6000। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये जो 6000 का टोटल है, इसमें कुछ लोगों का डेफिनेट पैसा है, उसमें एक निहार भाई साहब है, 1300 रुपए उनके पास है, बताओ तो। और एक बात और बोला है कि 3 स्टूडेंट की कोई सेविंग नहीं है, तो वो 3 लोग जीरो लेके टोटल बैठे हैं, तो ये एक आदमी हो गया और ये 3 हो गया, यानी 4 लोग का हिसाब किताब कर दिया है। अभी 6 लोग बचे हैं। अब ये जो टोटल है मेरा 6 लोगों का, वो निकाल सकता हूं मैं? निकाल लो। तो 6 लोगों का अगर मैं टोटल यहां से निकालू तो 6000 में 1300 घट गया, 4700 आ गया। अब एक बात समझना, इन 6 लोगों में से किसी भी एक स्टूडेंट का मुझे पैसा मैक्सिमाइज करना है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसा। एवरेज अगर बात करते हैं हम लेट से कि 6 लोगों का टोटल मुझे पता है इतना है। मान लिया मैं आपको एक टास्क देता हूं कि भाई 6 लोगों के पास कुल मिलाके इतना पैसा होना है, जिसमें एक कंडीशन है कि सबके पास कम से कम 250 रुपए होंगे, और 6 लोगों में से मान लो तुम भी हो, तुमको मैं सिर्फ इतना बोल दूं कि ये 4700 रुपए जाके बांट दो सबके बीच में, और तुम भी ले लेना जो बाकी बचेगा। बट ये ध्यान रखना कि तुम्हें कम से कम 250 रुपए सबको देने हैं। तुम निकले वहां से, फिर मैं मिल गया बीच में, और मैंने कहा यार एक काम करना, जो उन्होंने बोला है वो फॉलो करो, लेकिन तुम ये कोशिश भी करना कि तुम्हारे पास सबसे ज्यादा पैसे आए। तुम क्या करोगे? तुम कहोगे 5 को मैं 250 ही दूंगा, जो मिनिमम देना उतना ही दूंगा। तो किसी एक के पास जो मैक्सिमम वैल्यू की जब हम बात करेंगे, लेट्स से वो वैल्यू x है, तो हम 4700 में से जो 5 लोग हैं उनको 250 ही देंगे बस, ताकि मेरे पास मैक्सिमम बच जाए। वही पूछा इसने। तो 4700 में हम घटाने जा रहे हैं 1250। ये वैल्यू कितनी हो गई? 3450। दैट्स योर आंसर फॉर टुडे। 70 सवाल हो गए। अब जो भी सवाल बचे करेंगे हम कल। एवरेज में जितना हम क्लास सोच रहे थे उससे ज्यादा चली गई, बट ठीक है, शुरुआत भी है मेरे साथ, तो अगर कुछ क्लासेस ज्यादा हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है ना, ठीक है। आई थिंक टारगेट से 5 का टारगेट था, आज ही हम लोग 6वीं क्लास कर रहे हैं, तो 3 क्लास ज्यादा हो गई, नहीं 6-7, 2 क्लास ज्यादा हो गई, ठीक है, इट्स ओके, चलेगा इतना तो। लेट मी टेक सम क्वेश्चंस, जो डाउट्स हैं आपके वो मैं लेता हूं। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं क्लास से, जिनको है वो रुके। वाह यार क्या अच्छी कलम तुम्हारी है, मस्त मजेदार, ये सब देख के पुराने दिन याद आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो लड़के ने कोई सवाल पूछा है, कोई सवाल है? कौन सा सवाल है ये बेटा? कैसे आपने 20 लिखा यहाँ पर और 16 कैसे लिखा? आप 62 के रेस्पेक्ट में डेविएशन निकाल रहे हो ना, चलेगा। तो देखो लड़के ने क्या, वो सवाल याद है ना आपको जिसमें 0.4 से गिर गया था? तो इस लड़के ने क्या किया, देखो इसने उस 62 के रेस्पेक्ट में डेविएशन निकाला। 62 के रेस्पेक्ट में उसने डिवीजन निकाला, तो जो 82 था उसने 20 दिया, -8, 78 वाले ने 16 दिया। अच्छा, ये गया तो ये डेफिसिट बना, तो 62 के रेस्पेक्ट में मेरा 80 का डेफिसिट आ गया, ठीक है, 62 के रेस्पेक्ट में। अब ये एक लड़का कह रहा है कि भाई इस 80 के डेफिसिट को, जो कि 62 के रेस्पेक्ट में आया है, अगर मैं x लोगों में बांटूं तो मुझे 0.4 की कमी चाहिए। तो इन्होंने यहां से कैलकुलेट किया कि x की वैल्यू कितनी आई, 200। बट आपको क्या समझना है, ये 200 बेसिकली क्या है? 200 आंसर नहीं है तुम्हारा, ये x वो भी नहीं है जो x हमने निकाला। ये जो 200 वैल्यू आई है वो क्या है? ये 200 वैल्यू नेट है बाद में पूरे ग्रुप का, जो कि x-3 लोग हैं एक्चुअली। 8 गए और 5 आए, तो पहले की तुलना में 3 लोग कम है मेरे पास। तो अगर आप 62 के रेस्पेक्ट में डेविएशन कैलकुलेट करते हो 62 के रेस्पेक्ट में, जो हमें पता है कि 0.4 से गिरना है, तो आपने देखा 62 के रेस्पेक्ट में जो ओवरऑल डेविएशन हमारा इन नोन वैल्यू से निकल के आया वो -80 निकल के आया। तो अब हम वही काम कर रहे हैं कि इस -80 से क्या करेंगे हम, वो जो 62 वाली वैल्यू है उसको हमें 0.4 से गिरा देना है। लेकिन ध्यान रखना, आपका नया औसत जो है वो कुछ और है। तो ये जो -80 का डेफिसिट है ये मुझे सब में डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब इट्स नॉट कि जब हम 61.6 कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं इन दोनों में अब कुछ नहीं करना, इधर एडजस्ट करना है। लेकिन जब हम कह रहे हैं हम 62 के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जो कि हमारा नया औसत है ही नहीं, तो जो भी डेफिसिट हमें 80 का मिला वो हमें सब में डिवाइड करना है। सब कितने लोग हैं? आप शुरू को ऐसे सोचो कि x-3 है,
शुरू का अगर आप x मानते हो तो 8 गया और 5 आया तो x माइनस 3 लोग हैं, ये आप माइनस 0.4 के बराबर कर दो, क्योंकि मुझे औसत 0.4 से गिराना है। यहां से जो x की वैल्यू आपकी 203 आएगी, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ आपने जो x माना है वो 200 है, आप 3 जोड़ ले रहे हो तो वो भी सही है। समझ में आ गया ना? अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से ट्राई किया विनीता जी आपने। आई लाइक्ड इट कि आप सोच रहे हैं, आपने कुछ अलग ट्राई किया, बहुत मजेदार है। ठीक है, सबको स्क्रीनशॉट लेके डाला करो यार, जिसको भी डाउट है। ऐसे बिल्कुल मस्त। अगला डाउट देखते हैं। इसमें तो मैं भी दिख रहा हूँ, मेरी फोटो दिख रही है, गला टेढ़ा करके बैठा हूँ। कौन आने दो बोर्ड पे, कौन सा लड़का है? सुमित। 72 और 100 कैसे आया? ये देखो बेटा, समझो इसको, जूम मारते हैं थोड़ा सा, आ जाए इधर, जूम कर लेते हैं। देखो इधर, मैंने क्या बोला बेटा, यहां कह रहा है जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो हमारा औसत 18 है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ो। दूसरा बच्चा होते ही 18 का औसत है। दूसरा बच्चा जब पैदा हो रहा है तो 18 का औसत, दूसरा बच्चा पैदा होने के बाद 4 लोग हो गए ना मेरे पास, पहला बच्चा तो ऑलरेडी हो चुका है। 4 लोगों का औसत अगर 18 है तो टोटल 72 ही तो होगा। फिर कह रहा है तीसरा बच्चा भी पैदा हो गया तो मेरा औसत 20 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो तीसरा बच्चा होने के बाद 2 हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे और 5 लोगों का औसत अगर 20 है तो टोटल 100 होगा ना। फिर मैं बोल रहा हूं कि 72 से 100 आने में अगर 28 बढ़ा, किसने बढ़ाया? तीसरा तो अभी आया है, 0 लेके, इसको तो छोड़ ही दो। इन 4 लोगों ने बढ़ाया। 4 लोग अगर 28 बढ़ा दे रहे हैं टोटल, मतलब 7-7 साल इनकी औसत बढ़ी है। यानी यहां से यहां तक 7 साल की बढ़ोतरी हुई है सबकी उम्रों में, यानी यहां से 7 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है जी, समझ में आ गया ना बेटा? ओके जी, क्लियर। चलो अगला सवाल देख लेते हैं सर। ओके, विष्णु जी ने एक सवाल दिया है, वो भी देख लेते हैं। डाउट है, आज की क्लास सही है। ओके, लेट मी गो थ्रू दिस लाइक दिस। देखो इन्होंने क्या पूछा, विष्णु जी ने क्या पूछा है आपने, प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। अब बताया करो डाउट क्या है। अगर आपको डाउट यहां पर है कि भाई इनका डेविएशन देखिए +10 का है, ये देखो +10 का डेविएशन है, यानी ये दोनों नोन संख्याएं जो मुझे हैं, यहां से +10 का डेविएशन मिल रहा है। मैंने आपको डेविएशन का कॉन्सेप्ट ये पढ़ाया है कि अगर 13 लोगों का औसत 43 का है तो 43 के रेस्पेक्ट में सारे 13 नंबर का डेविएशन 0 होना चाहिए। अगर यहां से 10 पॉजिटिव आ रहा है तो मुझे यहां से इन तीनों को मिला के -10 आना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर औसत मेरा 43 है और ये तीनों टोटल 43 इंटू 3 ले लें तो डेविएशन 0 होता है। तो मैंने कहा 43 इंटू 3 मान लेते हैं पहले, डेविएशन क्या हो गया 0, बट हमें 0 नहीं चाहिए। हमें यहाँ का +10 एडजस्ट करने के लिए मुझे -10 चाहिए। तो 43 इंटू 3 होता तो 129 है, उसमें 10 कम करेंगे ताकि -10 आए और ये +10 से बैलेंस हो। इसलिए इनका टोटल 119 होना है, इसलिए इनका टोटल 119 होना है, इसलिए x की वैल्यू 24 होनी है। x 24 हो गया तो ये 72 हो गया, x 24 हो गया तो ये 23 हो गया। इन्हीं का औसत क्वेश्चन में पूछा था 11वें और 13वें नंबर का, तो 47.5 आ गया। विष्णु जी, आशा करता हूँ कि आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। प्रतीक जी ने एक सवाल पूछा है कि लाइव क्लास में तो हम आपसे डाउट पूछ लेंगे सर, लेकिन जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन कहां पर पूछें, कोई टेलीग्राम आईडी दीजिए। देखिए टेलीग्राम में बेटा मैं तो एक्टिव नहीं रह सकता हूं, आपको पता है ये चीज, पर मैं कोशिश करूंगा बात करके अनअकैडमी से भी कि अगर एक टेलीग्राम ग्रुप बना पाए जिसमें आप लोग लाइक माइंडेड लोग डिस्कस कर लें, ठीक है, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होता है। आप जब एक दूसरे की मदद करोगे, देखो इस क्लास में हर किसी के सीखने का स्तर जो होता है अलग होता है। कुछ बच्चे बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं, वो लोगों के डाउट सॉल्व करने लगते हैं। आई ट्राई कि ग्रुप क्रिएट कर दें हम, और बाकी कोशिश करेंगे कि कोर्स के दौरान कुछ स्पेशल लेट से डाउट क्लासेस अगर प्लान कर पाए पर्टिकुलर चैप्टर के लिए तो वो भी कर देंगे। बट मेरी कोशिश है कि आप एक बार अगर डेविएशन ठीक से समझ लें, एवरेज को ठीक से समझ लेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी विल क्रिएट ए प्रोसेस जहां पर आप सब इकट्ठा हो पाए। लेट मी फाइंड अ वे फॉर दैट। ठीक है, तो अच्छा सुझाव है, इसको देख लेंगे। एक बच्चे का सवाल है गायत्री का कि वो प्रैक्टिस शीट नहीं मिली, आपने बोला था कम्युनिटी पे मिल जाएगी सर, इस वजह से लाइक क्लास। देखिए आपकी जो क्लास एक्सरसाइज है ना, ये हमने डाल दी है कम्युनिटी पे बेटा। ठीक है, एक कोई अपडेट सेक्शन है, जाना उसमें मिल जाएगा। फ्लो दिखा दूंगा तो कल के क्लास में कहाँ मिलेगा। प्रैक्टिस शीट जो हम देंगे वो क्लास खत्म होने के बाद देंगे। जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे आपको वो क्लास खत्म होने के बाद देंगे। अभी जो क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी एक पीडीएफ एक्सरसाइज हमने शेयर कर दी है आज। ठीक है, ऑलराइट, एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। ओके, जस्ट अ मोमेंट। और कौन सा डाउट है? चिन्मय का डाउट ले लेते हैं पहले। चिन्मय बेटा बोल रहा है कि इसमें आप 17 का मल्टीपल यूज किया, वो कैसे किया पता नहीं चला। मैं तो मल्टीपल यूज करने के लिए मना कर रहा था बेटा इस सवाल में। ठीक है, तो मल्टीपल देखो ऐसे हुआ, मैंने ये बोला कि हर नंबर जो है, जैसे 250 से लेके 780 के बीच में पूछा जा रहा है कि कितने ऐसे नंबर हैं जो 17 के मल्टीपल जो होंगे उनका मुझे एवरेज चाहिए। तो 250 को अगर आप 17 से डिवाइड करें, देखो मैंने क्या समझाया था, 17 एकन्नम 17 होता है, 8 बचता है 80। अब आप कहोगे अगर मेरे पास 17 25 85 होता तो बात बन जाती।
कट जाता। 250 से बड़े नंबर चाहिए मुझे, तो मैं कहूंगा अगर ये 255 होता तो यहां उतरता 5 और 17 × 85 कट जाता 15 गुना। इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके मैंने लिखा कि ये 17 × 15 जो है, जो कि 255 है, ये इस रेंज का पहला नंबर होगा जो 17 का मल्टीपल होगा। फिर यहां गया, 780 को मैंने डिवाइड किया 17 से, 17 चौके 68, 10 बच गया, 100 हो गया। अब आप कहोगे 17 × 85, 15 बच गया। 15 अगर शेषफल है तो इसमें 15 आप माइनस कर सकते हो, यानी जो आखिरी नंबर डिवाइड हो रहा है वो 765 डिवाइड हो रहा है, और ये 45 बार गया तो ये 17 × 45 है, ये बोला मैंने। अब 17 × 16, 17 × 17 से लेके 17 × 45 तक के सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो गए। फिर मैंने बोला कि ये कितने नंबर्स हैं, ये काउंट कर लो, 17 कॉमन ले लो सब में, तो यहां से बनेगा 15 + 16 ... 45। तो इसका एक फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं कि कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर होते हैं तो कितने नंबर्स होते हैं, 45 - 15 + 1, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, तो ये हो जाता है 31 नंबर। तो इसको मुझे 31 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने ये बात बोली थी फिर कि हमें देखना जरूरी है कि कितने नंबर्स हैं जो कि 17 के मल्टीपल है। अगर 34 होगा तो 17 कट जाएगा, आंसर 17 का मल्टीपल नहीं होगा। लेकिन जब मैंने देखा 31 है, तब मेरे को पता है कि भाई ये 17 कटने वाला नहीं 31 से, तो मेरा आंसर 17 का मल्टीपल होगा, तब आप डी लगा सकते हो। ये पूरा लॉजिक था। अगर यहाँ 34 होता तो 17 कटता 2 आता, फिर सॉल्व करना पड़ता, देखना पड़ता क्या आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी को? ओके अच्छा, बाकी जो सवाल आप बोल रहे हो मुझसे, कोई भी सवाल अगर है फेज 11 फलाना ढिमकाना, पहले मेरे 80 सवाल 85 सवाल कर लो, उसके बाद वो सवाल करेंगे, अभी नहीं। अभी जो क्लास से डाउट्स हैं वो पूछ लो मुझसे, बाकी एक बार खत्म तो करने दो मुझे एवरेज पहले। एक मिनट लेट मी जूम इट, ऐसा कर लेते हैं, जूम हो गया। ओके, यहाँ था ये सवाल, क्या था अभी तो कराया था यार इस सवाल को, ऋतिक वाला क्या गड़बड़ है इसमें, लास्ट में +2 ईयर क्यों किया? अच्छा, ये सवाल अच्छा है। देखो बेटा, कह रहा है कि यहां औसत 20 है, कह रहा है मुझे जब इनकी परिवार की औसत 22 होगी तब बताओ इनका टोटल क्या है इन तीनों का। 5 लोग अगर हैं या कुछ भी, कितने भी लोग हैं, मैंने ये लॉजिक समझाया था आपको कि अगर औसत सीधे 2 से बढ़ गया मतलब 2 साल बाद की बात हो रही है। 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, कोई नया आदमी नहीं आ रहा है, कोई मर नहीं रहा है बीच में, तो अगर उन्हीं के औसत की बात की जाए तो 5 साल बाद 5 से बढ़ जाएगा, क्योंकि सब में 5-5 साल ऐड हो गया ना उम्र में। तो जब 20 से 22 की बात हो रही है, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे बता दो जब 22 साल की औसत है तो ऋतिक, उसकी वाइफ और उसके सबसे बड़े बच्चे का टोटल क्या है। तो नेचुरली 20 से 22 आने में 2 साल और लगे होंगे, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं, 2 साल बाद, इसलिए हमने 13 साल कैलकुलेट किया। ठीक है बेटा, ऑल राइट। चलो एक सवाल ले लेते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ये सवाल भी क्लास का ही देखिए लेके आए हैं। तो इसमें मैंने कहा था 7 साल के बाद देव, नीरज और पीयूष की जो आयु है वो 65 साल था। देव की वर्तमान आयु नीरज और पीयूष की वर्तमान आयु के योग का 11/18 है। यदि पीयूष और नीरज की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है तो देव और नीरज की वर्तमान आयु के बीच का क्या अंतर है? आपका डाउट क्या है सर? आपका डाउट है इसमें 11/18 में रेशियो कैसे लगा था, वो समझ नहीं पाए। देखिए इसमें मैंने क्या बोला था सबसे पहले कि देव की वर्तमान आयु नीरज और पीयूष के आयु के योग का 11/18 है। तो अगर मैं नीरज और पीयूष को मिला के 18 मानूंगा, नीरज और पीयूष को मिला के 18 मानूंगा तब ये 11 है, यही बोला है सवाल ने। इन दोनों का टोटल जब 18 है नीरज और पीयूष का, तब ये 11 होगा, क्योंकि 11/18 देव बटे नीरज प्लस पीयूष है। तो मैंने इसको 18 माना तो ये 11 होगा। अब आगे कह रहा है कि पीयूष और नीरज का आपस में अनुपात 19/8 है। तो फिर मैं पीयूष और नीरज की बात कर रहा हूं, ये 19/8 लेके बैठे हुए हैं। देन मैं कह रहा हूं कि भाई देखो इन दोनों का टोटल यहां 27 है, फिर मैं कह रहा हूं यहां इन दोनों का टोटल 18 है। अब टोटल अलग अलग तो नहीं हो सकता, टोटल सेम करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा 18 को 3 से गुणा कर लेते हैं, इसको अगर आपने 3 से गुणा किया तो ये भी 3 से गुणा करना पड़ेगा कि ये रेशियो मेंटेन रहे। ये 54 हो गया। अब इसको भी 54 बनाना पड़ेगा, 27 दूना 54। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए। तो बेसिकली वैल्यूज क्या मिल गई कि ये 33 है, नीरज 8 दूनी 16 हो गया और पीयूष 19 दूना 38 हो गया। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो बेटा क्लास की समाप्ति करते हैं। बाकी खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। कल शाम को मिलेंगे, एवरेज ही कंटिन्यू करेंगे 6 बजे। आना जरूर, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।